तो यहाँ से अपन स्टार्ट करें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखिए प्रैक्टिकल लाइफ में और रियल लाइफ में वैसे तो इंटीग्रेशन के काफ़ी सारे एप्लीकेशन हैं, बट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमें समझना है वो सिर्फ एक ही टॉपिक है, एंड दैट इज एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व्स मतलब आपको कर्व्स दिए गए होंगे और उन कर्व्स से रिलेटेड जो भी एरिया है वो आपको निकालना होगा। अब यहाँ पे देखिए बिल्कुल एरिया अंडर कर्व से रिलेटेड बिल्कुल बेसिक से चलते हैं अपन लोग, ठीक है। अब उसमें पहले मैं आपको एक बार फंडामेंटल्स बता देता हूँ क्या है, किस तरह के सिनेरियोज बनेंगे। तो देखो कभी भी अगर अपन एरिया अंडर कर्व्स निकालते हैं तो नॉर्मली हमारे पास में जो सिनेरियोज बनते हैं वो तीन तरह के सिनेरियोज बनते हैं। या तो आपके पास में एक ही कर्व दिया गया होगा, ठीक है, ये आपके पास मतलब जो भी कर्व आपको निकालना होगा वो एक कर्व होगा विद कोऑर्डिनेट एक्सिस होगा, ठीक है। मतलब एक कर्व दे रखा होगा, साथ में आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस में आइदर द एक्स एक्सिस और द वाई एक्सिस किसी की भी बात की होगी, ठीक है। या फिर आपको टू कर्व्स दे रखे हैं और उनके बीच में एरियाज की बात की जाती है। तो नॉर्मली हमारे पास में दो ही तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, या तो एक कर्व होगा वो कोऑर्डिनेट एक्सिस से बाउंड होगा, उनका हम लोगों को एरिया निकालना होगा, या कोई भी दो कर्व्स दे रखे होंगे। क्योंकि दो कर्व समझ में आए तो उसमें अगर और भी हैं, दो से ज़्यादा भी हैं तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं आता, हम उन्हें ईजिली डील कर सकते हैं। बट इन दोनों सिनेरियोज को समझने से पहले हम लोगों को इसका पहले बेसिक जानना है। तो वो बेसिक क्या है वो अपन पहले समझ लेते हैं। देखो तो पहले अपन एक कर्व की बात करते हैं। तो एक कर्व की अगर हम बात करते हैं तो हमारा बेसिक कैसे चलेगा, कैसे इसमें इंटीग्रेशन लगेगा, वो सारा का सारा मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले एक कर्व में सबसे पहले बेसिक क्या है कि अगर अपन माने कि लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी ए कर्व, देन एरिया बाउंडेड between the curve y equal to fx x axis and x equal to a and x equal to b इज, ठीक है। अब इसमें बस कंडीशन क्या याद रखना आपको, अगर मैं y इक्वल टू एफ एक्स कोई भी कर्व ले रहा हूँ तो ये जो कर्व मेरा है ये a से b में क्या होना चाहिए, ये कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। बस वो चीज़ आप ध्यान रखना। अगर वो ए से बी में कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि हम सारा का सारा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, वो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वो अप्लाई तब होता है जब कॉन्टिन्यूटी होती है। अगर कॉन्टिन्यूटी नहीं आएगी तो ग्राफ में क्या आएगा, गैप आएगा। तो उस कंडीशन में आपको ब्रेक करके चीज़ें करनी पड़ेंगी, लेकिन फिलहाल हमें क्या समझना है कि जो भी हमें कर्व दे रखा है वो कॉन्टिन्यूस कर्व है। तो देखो यहाँ पे चीज़ें कैसे चलेंगी, जैसे ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो अगर ये मेरा एक्स एक्सिस है तो मुझे कोई भी एक कर्व दे रखा है, मान लो समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम मान लेते हैं कि दिस इज ओवर कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये मेरा एक कर्व है। तो मुझे किस किस के बीच में, देखो एरिया जो होता है ना हमेशा ध्यान रखना, डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में बस यही फर्क होता है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में अपन क्या करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम चीज़ों को बाउंड कर देते हैं। जैसे अगर मैं आपको पूछूं कि अभी y इक्वल टू एफ एक्स और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया बताओ राइट नाउ, तो फिलहाल क्या दिख रहा है आपको कि ये एरिया इधर से भी ओपन है और ये एरिया इधर से भी ओपन है। और जब चीज़ें ओपन होती है ना तो उसका एरिया ऑलवेज भी इनफाइनाइट, वो तो हम कर ही नहीं सकते जो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में होता है नॉर्मली रिजल्ट, क्योंकि वहाँ फंक्शंस का रिजल्ट फंक्शंस में आता है। लेकिन हम डेफिनेट की बात करते हैं तो वहाँ एक न्यूमेरिकल आंसर आता है। तो अब हम क्या बोल रहे हैं कि ये हमारे पास में एक्स एक्सिस है, ये हमारा कर्व है और ये बाउंड है। तो इसको बाउंड हमने किससे कर दिया, बाउंड हमने इसको दो वर्टिकल लाइन से कर दिया, एक आपका एक्स इक्वल टू ए है और एक आपका एक्स इक्वल टू बी है, इसके बीच में हमने इसे बाउंड कर दिया। तो अब हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि ये जो कर्व, ये लाइन और एक्स एक्सिस, इसके बीच में ये जो भी कर्व बन रहा है इसका एरिया कितना होगा। तो अब ये बाउंड हो चुका है, यानी इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, फाइनाइट आने वाला है। तो ये जो एरिया जो बाउंड हो रहा है ये मुझे निकालना है। तो हम इसे कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए हमने सिंपल सा कैलकुलेशन यहाँ पे कैसे सोचा कि देखो ये है क्या। जैसे आपको समझने के लिए मैं अगर ऐसा बोलूँ कि मुझे जो एरिया निकालना है वो मेरा मान लो ये है ए
बी सी और डी, मुझे ये ए बी सी डी निकालना है कम्प्लीटली। तो देखो इसको सोचा कैसे गया, मतलब जो भी कॉन्सेप्ट इसका है उसको सोचा कैसे गया कि हम यहाँ से क्या करते हैं, हम यहाँ से एक वर्टिकल स्ट्रिप ले लेते हैं, कोई भी एक वर्टिकल स्ट्रिप ले लेते हैं, ठीक है। अभी वर्टिकल स्ट्रिप जो लिया है ये ऊपर का एरिया, फिलहाल आपको कर्व दिख रहा है, लेकिन फिलहाल हम क्या मान के चलते हैं कि ये जो कर्व वाला पार्ट है इसको हम रेक्टेंगल की तरह कंसिडर कर देते हैं कि ये मेरा क्या बन जाता है, ये मेरा एक रेक्टेंगल बन जाता है। तो अगर ये मेरा रेक्टेंगल है तो बस मुझे क्या करना है, इस एक रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, ठीक है। तो इस रेक्टेंगल को मैं ऐसे सोचूं कि इस रेक्टेंगल का विड्थ क्या है और इस रेक्टेंगल का हाइट क्या है। अगर ये दोनों चीज़ मुझे पता चल जाए तो क्या मैं इस एक रेक्टेंगल का एरिया नहीं निकाल सकता, ठीक है। तो मान लो इसको समझने के लिए कि मैंने ऐसे बोल दिया कि इसका जो भी विड्थ है वो dx है। dx का सिंपल सा मतलब क्या हुआ, बहुत कम है, अप्रॉक्स 0 है, क्योंकि लिमिट का कॉन्सेप्ट अपन इसीलिए तो समझ के आए कि हमने ये माना कि जो भी हमने ये वर्टिकल स्ट्रिप बनाया इसका विड्थ dx है, यानी बहुत कम है, ठीक है। अब ये dx है तो ये तो, और इसका जो भी हाइट है वो कितना है, वो तो y दे ही रखा है हमें क्योंकि फंक्शन है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये y आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इस एक रेक्टेंगल का जो एरिया हमारे पास आने वाला है वो कितना आने वाला है, वो आने वाला है y इंटू डी एक्स, एल इंटू बी कर दिया। लेकिन ये तो ऐसी एक स्ट्रिप आई है ना, ऐसी हमारे पास कितनी इन्फानाइट, ऐसी कितनी स्ट्रिप्स हैं, ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप्स है, ठीक है। जैसे ये एक स्ट्रिप हो गई, ठीक है, ऐसे ये भी एक स्ट्रिप हो गई, तो हमारे पास ऐसी खूब सारी स्ट्रिप है। लेकिन हमें ये पता है कि स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक है, तो हमने ये बोला कि हम जो भी स्ट्रिप स्टार्ट करेंगे वो करेंगे x इक्वल टू ए से ही। तो x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी के बीच में जितनी भी स्ट्रिप्स हैं वो सारी अपन कवर कर रहे हैं, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन जो है ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है, ए से। तो ए से बी के लिए हम सारा का सारा ये एरिया कवर कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब ये समझे कि ऐसी जितनी भी स्ट्रिप्स हैं सबको हमें ऐड करना पड़ेगा। अरे मान लो ये स्ट्रिप स्टार्ट पहली वाली ये है, दूसरी ये वाली आई, तीसरी ये वाली आई, ऐसे चलते चलते लास्ट स्ट्रिप आपकी यहाँ तक आएंगे। हम एक भी स्ट्रिप को छोड़ना नहीं चाहते, हम तो ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो स्ट्रिप है इन सबको हम ऐड करना चाह रहे हैं। तो मैथमेटिक्स में ऐड करने के लिए आइदर वी कैन यूज सिग्मा और यूज इंटीग्रेशन। तो अगर आपको याद हो तो सम ऑफ लिमिट में अपन ने क्या सीखा कि सिग्मा भी है और लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी भी है। तो इसी चीज़ को ही तो अपन इंटीग्रेशन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रिप बनने वाली है वो कितनी स्ट्रिप बनने वाली है, वो इन्फाइनाइट बनने वाली है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आया कि ये जितनी भी स्ट्रिप्स हैं सबको हमें ऐड करना है, तो हमने क्या बोल दिया, इसका इंटीग्रेशन कर दो। अब इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, तो हमने बोल दिया ये स्ट्रिप ए से बी तक जा रही है, तो आप इसका ए से बी तक क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको आपका रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। दैट इज योर आंसर, ठीक है। या इसको थोड़ा और प्रिसाइजली समझना है, जैसे ठीक है, जैसे आगे के कर्व्स अपन समझेंगे, तो आगे के कर्व्स के अकॉर्डिंग अगर आप इसको समझना चाहो तो मैंने इसको कैसे समझा, बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ताकि मैं नहीं चाहता आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन हो। ये ए से बी है, तो सबसे पहली चीज़ अब आपको क्या समझ में आना चाहिए, देखो अगर मैं इसे ए से बी में कर रहा हूँ तो ये क्या है, एक्स है, तो इसका मतलब ये जो भी लिमिट्स होंगी ये किसकी होंगी। देखो अब याद क्या रखना आपको, अगर आपने यहाँ dx लिया है तो अब आपके पास में दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पहली चीज़, जो आपकी लिमिट्स आपने लगाई हैं वो किसके लिए होनी चाहिए, वो x के लिए होना चाहिए। और दूसरा चीज़, जो भी आपने फंक्शन लिया है वो भी किसके लिए होना चाहिए, वो भी x के लिए होना चाहिए। अरे ये जो y आपने लिखा है ये y क्या है, fx ही तो है। तो fx का मतलब क्या समझ में आया कि हमारा फंक्शन जो है वो x में है, ठीक है ना। तो x में फंक्शन है, x के रेस्पेक्ट में उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो लिमिट भी x की है, इसमें कोई भी मिसमैचिंग नहीं होनी चाहिए। मतलब आपने dx लिख दिया, फंक्शन y में है या लिमिट x की है, इस तरह का कोई भी अगर आप रिजल्ट अप्लाई करोगे देन यू कैन गेट ए रॉन्ग रिजल्ट, ठीक है, पहला चीज़। दूसरा, अब यहाँ पे अगर आप इसे दो कर्व्स की तरह सोचो, तो देखो अगर मैं यहाँ पे x एक्सिस नहीं बोलता तो क्या मेरे को फाइनाइट रिजल्ट मिलता, नहीं मिलता। तो इस x एक्सिस ने मुझे क्या परमिशन दिया, इस x एक्सिस ने मुझे इन दोनों कर्व्स को बाउंड करने का परमिशन दिया। तो आपको देखने में ऐसा नहीं लग रहा कि ये भी तो दो कर्व है। अरे आप मुझे ऐसा बोल सकते हो ना कि सर ये एक थोड़ी है, ये भी तो दो कर्व हैं। अब उन दो कर्व में हुआ क्या, एक आपका क्या है y इक्वल टू एफ एक्स और दूसरा आपका y इक्वल टू 0 नहीं है। अरे एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0। तो इसका मतलब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो इन दोनों के बीच का एरिया चाहिए।
तो इन दोनों के बीच का एरिया चाहिए, तो ये वाला पार्ट तो खुद ही जीरो है, मतलब यहाँ से तो अपन चीज़ों को स्टार्ट कर रहे हैं। इसीलिए बस समझने के लिए आप क्या कह सकते हो कि ये ऊपर वाला कर्व है और ये नीचे वाला कर्व है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो इन दोनों का बीच का एरिया आ जाएगा। बट फिलहाल इसको सब्ट्रैक्ट करने का कोई फायदा इसलिए नहीं है बिकॉज इट इज जीरो। ठीक है, तो कभी भी अगर आप वर्टिकल स्ट्रिप ले रहे हो तो उस कंडीशन में आपका जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो x का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, लिमिट भी x में होना चाहिए और फंक्शन भी x में होना चाहिए। अब अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो फिर आप सिस्टम बदलो, फिर आप कैसे कहो, फिर आप ऐसे कहो कि अब आपका फंक्शन जो x में नहीं है y में फॉर एग्जाम्पल, तो ठीक है, तो फिर आप वर्टिकल स्ट्रिप ना लेके हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप पे काम करो। मतलब अब आप क्या बोलोगे, अब आप ऐसा बोलोगे कि लेट x इक्वल टू जी वाई। अब देखो आपका फंक्शन बदल दिया, यहाँ पे मेरा फंक्शन था वो y इक्वल टू एफ एक्स था, तो y इक्वल टू एफ एक्स था तो सब कुछ मैंने x के लिए किया। अब अगर मेरा फंक्शन इस तरह का है कि x इक्वल टू जी वाई है, ठीक है, लेट x इक्वल टू जी वाई बी ए कर्व विच इज continuous in AB, then area bounded between the curve x equal to zy। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा y एक्सिस एंड y इक्वल टू मान लीजिए a एंड y इक्वल टू b each। ठीक है, तो अब देखो अब यहाँ पे आप क्या बोल रहे हो, अब आप यहाँ पे ये बोल रहे हो कि आपका फंक्शन जो है, हो सकता है आपका फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स दे रखा हो, उसने दे रखा है, लेकिन आपको कन्वर्ट करना आता है, तो जो y इक्वल टू एफ एक्स दे रखा है आप उसे थोड़ा कैलकुलेशन करके x इक्वल टू जी वाई में बना लेना। उसमें तो फंक्शन जब x और y दोनों में है तो आप जिसमें आपकी नीड है या जिसमें इजीली कन्वर्ट हो वैसा करो ना। जैसे मेरे पास फिलहाल ये कोई फंक्शन दे रखा है और मैंने बोल दिया कि ये मेरा फंक्शन जो है x इक्वल टू जी वाई है, तो इसका मतलब अब मुझे कौन सा वाला कर्व चाहिए, ये मेरा y एक्सिस है, तो y एक्सिस से मतलब x इक्वल टू 0 और यहाँ से मेरे पास में जो भी लाइन मिलेंगी, ठीक है, वो कैसे मिलेंगे, एक लाइन ये मिलेगी और एक लाइन ये मिलेगी। तो इस लाइन को मैं क्या बोल सकता हूँ, इस लाइन को मैं बोल सकता हूँ y इज इक्वल टू ए और ये लाइन मेरी क्या है y इज इक्वल टू बी। अरे y इक्वल टू मतलब x एक्सिस के पैरेलल लाइन ना। तो अब आपको कौन सा वाला पार्ट चाहिए, तो आपको अब ये वाला एरिया चाहिए। अब आप ये वाला एरिया निकालना चाह रहे हो, ठीक है, तो ये वाला एरिया निकालना चाह रहे हो, तो अगेन ये देखो किस किस के बीच में बाउंड है, दिख रहा है आपको, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, किस किस के बीच में बाउंड है। तो आपका एरिया देखो क्या है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक बाउंड है और यहाँ से यहाँ तक बाउंड है। तो अब आपके पॉइंट्स है वो कुछ इसी तरह से तो आएंगे। मान लो अगर आप पॉइंट्स को ऐसे मानते हो कि ए बी सी और डी, अब आपको ये वाला पार्ट निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है। तो अब यहाँ पे कौन सा स्ट्रिप लेना आपके लिए ज़्यादा आसान है। देखो क्या होता है, आपके ऊपर फ्रीडम है कि आप एक्स एक्सिस के साथ कर रहे हो या वाई एक्सिस के साथ कर रहे हो, क्योंकि काफ़ी बार फंक्शन एक्स एक्सिस के लिए आसान होता है और काफ़ी बार वाई एक्सिस के लिए आसान होता है। तो पहले तो आप डिसाइड करो कि आपके लिए ईजी क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेना ज़्यादा आसान है कंपेयर टू वर्टिकल स्ट्रिप। क्यों, क्योंकि वर्टिकल स्ट्रिप लोगे कहाँ पे, आप लेने में ही नहीं आएगी। तो इसका मतलब अगर आप यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेते हो तो ये आपके लिए यहाँ पे बेटर है। तो अब ये अगर आपने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लिया है तो इसका विड्थ अब आप क्या मानने वाले हो, इसका विड्थ आप मानने वाले हो डी वाई, क्योंकि ये आपका हॉरिजॉन्टल है वाई एक्सिस के लिए। तो वाई एक्सिस के लिए है तो ये मेरा कितना हो जाएगा डी वाई, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका हो गया विड्थ, ठीक है। अब मुझे इसके लिए इसका ये अगर सोचना है, हाइट सोचना है, तो वो मुझे पहले से ही पता है कितना है, एक्स है, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट मेरा एक्स आ जाएगा। तो इस एक स्ट्रिप का एरिया मेरे लिए कितना आएगा, तो इस एक स्ट्रिप का एरिया मेरे पास आएगा एक्स इंटू डी वाई, ठीक है। तो x इंटू डी वाई, और अगेन लिमिट किसकी है, देखो लिमिट यहाँ पे y की लिमिट है, तो ये मेरा यहाँ से क्या आ जाएगा a टू b, ये मेरा यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। दिस इज, तो अगेन यहाँ पे क्या ध्यान रखा हमने ये ध्यान रखा कि अगर हमने डी वाई लिए तो फिर हमारे पास में दोनों तरह का रिस्ट्रिक्शन आएगा। पहला क्या आएगा, लिमिट्स आएंगी, तो लिमिट्स किसके लिए होंगी, लिमिट्स y के लिए होंगी। दूसरा चीज़ यहाँ पे आपका फंक्शन आएगा, तो ये x है, अरे ये x जो है इसको आप x लिखो या यहाँ पे जो फंक्शन आपने जी वाई बोल रखा है जी वाई लिखो, बात तो एक ही है।
उससे थोड़ी कुछ फ़र्क पड़ना है। तो आपका लिमिट y के लिए आएगा और आपका फंक्शन जो आएगा वो भी किसके लिए आएगा, वो भी y के लिए आएगा। तो बस अब आपके लिए, अब ये आपको डिसाइड करना है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्ट्रिप में से आपके लिए कौन आसान है। तो वो डिपेंड करता है कर्व कैसे। तो आप दोनों में से किसी को भी लगा दो, आंसर कभी नहीं बदलेगा, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। ठीक है ना। तो इस चीज़ों को आपको हमेशा ध्यान रखना है। लाइक अगर अपन एरिया अंडर कर्व्स पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, बस यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है और कुछ नहीं। ठीक है। अब इसमें बस ध्यान क्या रखना है थोड़ा सा और, तो हमें क्या ध्यान रखना है, और ये चीज़ हमेशा जानते हैं हम लोग, हम क्या जानते हैं कि एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन और एरिया अंडर कर्व में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। नॉर्मली डेफिनेट इंटीग्रेशन जब अपन करते हैं, मान लीजिए मैं अगर ऐसा लिख रहा हूँ a टू b fx dx, तो यहाँ से जो भी रिजल्ट आएगा इस रिजल्ट को एरिया से कोई लेना देना नहीं है, इसको कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके लिए तो सब कुछ इंटीग्रेशन का पार्ट है। लेकिन जब हम एरिया की बात करते हैं तो एरिया हमेशा हमारा क्या होता है, अरे डेफिनेट इंटीग्रेशन में तो जैसे हमने कोई भी डेफिनेट इंटीग्रेशन किया तो क्या वहाँ पे रिजल्ट नेगेटिव नहीं आता, क्या आता है, उसको लेना देना ही नहीं है एरिया से। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का रिजल्ट पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। बट हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे एरिया की बात कर रहे हैं, और एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो हम हमेशा क्या करेंगे, हमेशा एरिया को पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई भी एरिया, जैसे एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मान लो आपका कर्व वो इधर की तरफ आ गया। ठीक है। और अब आपको ये वाला पार्ट निकालना है, मान लीजिए x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी, और ये आपका फंक्शन आ गया y इक्वल टू एफ एक्स। तो अब यहाँ पे अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो देखो अब आपको खुद नहीं दिख रहा कि रिजल्ट जो आ रहा है ये मेरा नेगेटिव ही तो आएगा, क्योंकि ये y एक्सिस, y का जो भी पॉइंट आ रहा है ये नीचे वाला y है, तो ये y का जितना भी आउटपुट आएगा ये तो नेगेटिव आएगा। तो अगर इस तरह का कोई भी सिनेरियो बन रहा है तो उस कंडीशन में बस आपको ध्यान क्या रखना है कि जो भी आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, जैसे फिलहाल मैं यहाँ पे इसको y dx की तरह अगर ट्रीट करता हूँ, लिमिट मेरा x इक्वल टू बी ए टू बी आएगा, तो ये पार्ट हमेशा क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो पॉजिटिव बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मोड लेना पड़ेगा, हमेशा ध्यान रखना। अभी मैं एक कर्व की बात कर रहा हूँ, दो कर्व पे अपन बाद में आएंगे। अगर कोई भी मुझे एक कर्व दे रखा है उसका रिजल्ट हमेशा मुझे पॉजिटिव चाहिए, नहीं आ रहा है देन दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फिर ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो नेगेटिव बन रहा है तो आप उसे पॉजिटिव करो। ठीक है। और इसी में मान लीजिए कोई भी कर्व ऐसा है, जैसे चलो एक सिंपल से एग्जाम्पल मैं और बता देता हूँ। इसी में मान लो मैं साइन एक्स की बात करता हूँ। ठीक है। अगर मैं साइन एक्स की बात करता हूँ तो साइन एक्स मेरा 0 से 2 पाई में ऐसा होता है, देखो ये 0 है और ये 2 पाई है। तो अब अगर मैं आपको ये बोलूँ कि 0 से 2 पाई में साइन एक्स का इंटीग्रेशन करूँ, तो 0 से 2 पाई में अगर आप साइन एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो आप करके देख लेना रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट तो 0 आएगा। साइन को अगर आप सॉल्व करोगे तो एक +1 एक -1 वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन का माइनस कोस एक्स आएगा, 2 पाई से 0 करके देख लो। ठीक है। अब अगर ये 0 आ गया तो क्या सच में एरिया 0 है? तो यहाँ से हमें दिख क्या रहा है कि नहीं सर ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ये वाला भी एरिया है और साथ में आपके पास में ये वाला भी एरिया है। इसका मतलब हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे पास में ये जो एक कर्व आया है ये ऐसा आया है कि कुछ ये एक्स एक्सिस से ऊपर है और कुछ ये एक्स एक्सिस से नीचे है। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया। तो प्रॉब्लम आ गया तो अब हम क्या करें, तो अब हम ये करें कि हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कितना एक्स एक्सिस के ऊपर और कितना एक्स एक्सिस के नीचे है। तो अगर ये 0 से पाई वाला पार्ट अगर मैं लेता हूँ तो मुझे यहाँ 0 से पाई में क्या समझ में आ रहा है कि इस 0 से पाई में अगर मैं देखता हूँ तो ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा कर्व है, तो ये तो पॉजिटिव है। लेकिन पाई से 2 पाई में अगर मैं जाऊँगा तो देखो एक्स एक्सिस मेरा ऊपर आ गया और कर्व मेरा नीचे आ गया, तो मैं यही तो बता रहा हूँ। तो इसका मतलब अगर इस तरह से अगर आपके पास में कोई भी कर्व्स बन रहे हैं तो अब आपको निकालना क्या है, आपको एक पॉइंट्स निकालना है, लाइक दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। तो 3 पॉइंट्स आ गए। तो फिलहाल ये इंटीग्रेशन 0 है, लेकिन एरिया कभी भी 0 नहीं आता। यहाँ 0 क्यों आया, क्योंकि जितना एरिया, अगर ये एरिया A1 है और ये एरिया A2 है मान लो फॉर एग्जाम्पल, तो ये एरिया तो पॉजिटिव आया बट ये वाला एरिया क्या आया, ये वाला एरिया नेगेटिव आया। तो जितना ये है उतना ही ये है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। बट हमें ऐसा नहीं करना,
हमें एरिया निकालना है, एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अगर या तो आपके पास में कोई भी कर्व होगा वो एक्स एक्सिस से डायरेक्ट नीचे की तरफ आ गया होगा, तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं, हम डायरेक्ट मोड लगाएंगे और सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अब अगर ऐसा करना है हमें कि ये हमारा कर्व है, इसको हमें ए से सी इंटीग्रेट करना है, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है, ये एफ एक्स डी एक्स, ये आपका कर्व है। लेकिन अब हमें क्या देखा, तो इस कर्व के लिए हमने ये देखा कि ये ए से बी तो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ए से बी पॉजिटिव है, तो इसको हमने एज इट इज रख दिया। लेकिन जैसे ही हमने इसको बी से सी देखा, तो बी से सी में यही कर्व जो आ रहा है ये नेगेटिव आ रहा है, तो अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो टेक द मोड फॉर दिस, पहली चीज। और देखो क्या होता है, कभी कभार समझ नहीं आता कौन ऊपर कौन नीचे, तो मैं तो क्या कहता हूँ सबका ही मोड ले लो यार। एक बात बताओ, तुम अगर इसका मोड लोगे तो रिजल्ट गलत आएगा क्या? जो पॉजिटिव है वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट जो नेगेटिव है वो तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपको कभी इस चीज़ का कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, क्योंकि ये ऑब्वियस सा एक डाउट रहता है बच्चों के मन में कि सर हमें कैसे पता चलेगा ऊपर है नीचे। तो या तो स्केच बना लो, लाइक जितने भी फंडामेंटल फंक्शंस हैं उनके तो ग्राफ आप जानते हो, तो अगर जानते हो तो अच्छी बात है, अरे जानते हो तो अच्छी बात है, ग्राफ बना लो, चेक कर लो कितना ऊपर आ रहा है कितना नीचे आ रहा है, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा तो देखो एटलीस्ट ये वाला पॉइंट तो आपको निकालना ही पड़ेगा। तो इसको करने के लिए जैसे यही मेरे को करना था, तो इसको मैं कैसे बोलूँगा कि मुझे जो चीज़ 0 से 2π में करनी थी उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, उसको मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ। या तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ कि मैंने इसे 0 से π में ले लिया sin x dx, और देखो जितना एरिया ये आ रहा है उतना एरिया ही ये आ रहा है, सेम आ रहा है, तो मैं इसको डायरेक्ट ट्वाइस कर दूँ। एक तरीका तो मेरे पास ये है, क्योंकि मुझे दिख रहा है ना कि सिमेट्री है यहाँ पे चीज़ों में। तो यहाँ पे जितना मेरा ऊपर कर्व है उतना ही मेरा नीचे है, जितना a1 है उतना ही a2 है, बस पॉजिटिव नेगेटिव का फ़र्क है। तो आप डायरेक्ट ही क्या कर सकते हो, आप डायरेक्ट इसे पॉजिटिव कर सकते हो, मतलब 0 से π और π से 2π में। या तो देखो इसको लिखने के लिए या तो आप ये वाला अप्रोच लगा दो कि 0 से π अलग कर दिया, π से 2π अलग कर दिया, ठीक है। लेकिन अब इस वाले पे डाउट आपको, तो इस पे मोड लगा दिया। तो या तो इन दोनों को सॉल्व कर लो अलग से, या फिर इसी को आप कैसे लिख सकते हो, आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हो कि आप इसे ट्वाइस कर दो और 0 से π में इसका इंटीग्रेशन कर दो, दैट्स ऑल। बस इतना सा आपको ध्यान रखना, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं बता रहा हूँ कि कभी भी आप एरिया निकाल रहे हो तो बस एरिया में पहला चीज़ आपको क्या याद रखना है कि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसको हमें हमेशा पॉजिटिव रखना है, पहला चीज़। दूसरा, जब आप एरिया निकाल रहे हो तो कौन सा स्ट्रिप आपके लिए आसान है, आप एक्स एक्सिस के स्ट्रिप में उसे आसानी से कर सकते हो, तो आपको लिमिट भी एक्स का रखना है और फंक्शन भी एक्स का रखना है। और अगर वाई एक्सिस के लिए अगर आप आसानी से कर रख सकते हो तो ये चीज़ आपको फिर आपको वाई एक्सिस के लिए करना है। तो इतना अगर आपके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं देन यू आर एबल टू रीड रिलेटेड विद द एरिया अंडर कर्व्स। आप इजीली से उन चीज़ों के बारे में पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है, ओके। उसके बाद में एक छोटा सा चीज़ और है, वो मैं आपको और सिखा देता हूँ, उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। देखो अब आपको कर्व को ट्रेस करना आना चाहिए, तो अब मैं आपको पहले थोड़ा सा कर्व ट्रेसिंग पढ़ा देता हूँ, फिर अपन क्वेश्चंस करते हैं। कर्व ट्रेसिंग, तो कर्व ट्रेसिंग का सिंपल सा मतलब सिर्फ इतना सा है कि हमारे पास एक कर्व्स है और उसके बारे में उसके बिहेवियर को अपन जज करना चाह रहे हैं, ठीक है। जज करना चाह रहे हैं इट मीन्स व्हाट, कि क्या वो जितना ऊपर है उतना नीचे है या जितना लेफ्ट में उतना ही राइट में। जैसे ऊपर वाला फंक्शन है, जैसे ये वाला फंक्शन है, ये वाला फंक्शन, तो अगर क्या बिना ग्राफ बनाए हम ये पता कर सकते हैं कि ये सिमेट्रिक ग्राफ है, तो बिल्कुल पता कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं अब आपको तरीके लिखवा रहा हूँ, तो दैट इज कॉल्ड कर्व ट्रेसिंग। तो कर्व को अगर आपको ट्रेस करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो बस मैं आपको डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, एंड दैट इज कॉल्ड सिमेट्री। सिमेट्री कि कोई भी कर्व अगर हमें दिया गया है तो वो किसके अलोंग कैसे सिमेट्रिक है, वो एक्स एक्सिस में सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस में सिमेट्रिक है, हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, कि अगर आपको कोई भी कर्व दे रखा है और एक्स एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक है तो हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो सिंपल से अपन क्या बोलेंगे, इफ द पावर ऑफ y इन फंक्शन आर इवन, दैट्स ऑल। यानी कोई भी कर्व
आपको दे रखा है, जैसे मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लो, या फिर चलो यही बना देता हूँ मैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है। तो यहाँ फंक्शन की बजाय इक्वेशन लिख दो, ठीक है। तो इफ द पावर ऑफ वाई इन द इक्वेशन आर इवन देन द कर्व आर सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। तो इसमें देखो, अगर आप इसको देखोगे तो y का पावर आपको इवन दिखा, तो y का पावर अगर इवन है, और इसका ग्राफ बना के देख लो, अरे इस पैराबोला को अगर आप ड्रॉ करोगे तो ये पैराबोला ऐसा ही तो होता है, तो ऐसा होता है। इसका मतलब क्या समझ में आया, ये जितना एक्स एक्सिस के ऊपर है उतना ही तो एक्स एक्सिस के नीचे है। तो ये वाला पार्ट आप निकाल के डायरेक्ट क्या कर दो, ट्वाइस कर दो। अरे अगर हमें मान लीजिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x को सॉल्व करना है, कोई पैराबोला दे रखा है, तो इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो हम सीधा से क्या बोलेंगे, हम तो सीधे से यही बोल देंगे ना कि हम सिर्फ इतना पार्ट निकाल लेते हैं, और जितना पार्ट ऊपर आया है उतना ही तो नीचे आया है। तो ये तो सिमेट्रिक ग्राफ है, ठीक है। बट किसके अलोंग सिमेट्रिक है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक है। तो कोई भी इक्वेशन अगर एक्स एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक है तो इसका मतलब क्या समझ में आया, इसका मतलब ये समझ में आया कि उसमें वाई का पावर इवन होना चाहिए। या फिर इसको आप और कैसे बोल सकते हो, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हो कि किसी भी इक्वेशन में अगर आपने y की जगह -y रखा और वो इक्वेशन एज इट इज़ रिमेन सेम है, तो मैं यही तो बोलना चाह रहा हूँ कि कोई भी फंक्शन अगर मुझे दे रखा है, अगर उसमें मैंने y की जगह -y रखा, बस y दे रखा है उसकी जगह आप -y रख दो, तो y की जगह -y रखने से उस फंक्शन का वो जो इक्वेशन है वो बदलनी नहीं चाहिए। तो ऐसा करने का मतलब हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो पॉइंट y का मिल रहा है, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट मिला, यहाँ पे एक पॉइंट मिला, तो यहाँ पे जो पॉइंट आपको y का मिलेगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट आपको a, b मिला, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक पॉइंट यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, a, b। तो ऐसे ऐसे पॉइंट मिलते जा रहे हैं आपको, तो यही तो हो रहा है। तो इसका मतलब आप अगर y की जगह -y रखोगे तो फंक्शन में या इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इसका मतलब हमारा कर्व क्या होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होगा। फिर सेकेंड आपके पास आता है सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। अगर कोई भी कर्व वाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक है तो उल्टा कर दो। अब यहाँ पे हमने x का y का पावर चेक किया था, यहाँ पे आप x का पावर चेक कर लो, तो हम सिंपल से क्या बोलेंगे, इफ द पावर ऑफ x इन गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो जो भी इक्वेशन हमें दे रखा है उस इक्वेशन में अगर x का पावर इवन है तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो y एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होगा। और सबसे बेहतरीन एग्जांपल अगेन पैराबोला ही ले लो अभी, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो इसको अगर आप ड्रॉ करोगे तो आपको क्या दिखेगा, ये कर्व दिखेगा, ये वाला कर्व दिखेगा। तो इसको चेक करो, तो अब आप इसको चेक करोगे तब आपको क्या दिख रहा है इसमें कि ये जो भी कर्व है ये किस तरह से है, ये वाई एक्सिस है आपके पास में, तो वाई एक्सिस के लेफ्ट में जितना है उतना ये राइट के अंदर है। तो इसका मतलब अगर वाई एक्सिस के अलोंग इसको सॉल्व करोगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर से हम क्या कर सकते हैं, इसको वाई एक्सिस के अलोंग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड, सिमेट्रिक अबाउट बोथ द एक्सिस। ठीक है, अगर कोई भी कर्व दोनों एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक है तो अब हमें क्या समझ में आएगा कि दोनों का पावर इवन होना चाहिए, ठीक है। तो इफ द पावर ऑफ x एंड y बोथ आर इवन इन गिवन इक्वेशन, ठीक है। अगर आपको कोई भी कर्व दे रखा है, अगर उसमें x और y दोनों का पावर इवन है, इस पर x का भी और y का भी अगर दोनों का पावर इवन है तो इसका मतलब क्या हुआ, अब वो दोनों एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक है। और सबसे इजी एग्जांपल क्या है, अब सर्कल ही ले लो लाइक दिस। अगर मैं इस तरह से कोई भी सर्कल बना रहा हूँ, मान लो ये एक सर्कल है, तो इस सर्कल को अगर आप कंस्ट्रक्ट करोगे तो आपको दिख ही रहा है ना कि ये अगर आपका ये सर्कल है, तो इस सर्कल में क्या समझ में आ रहा है आपको कि ये एक्स एक्सिस के अलोंग भी सिमेट्रिक है और ये वाई एक्सिस के अलोंग भी सिमेट्रिक है। तो इसको जैसे चाहो वैसे आप इंटरप्रेट कर सकते हो, बट ये फिलहाल क्या है, ये दोनों एक्सिस, या आप इसी की बजाय क्या बना लो, आप इलिप्स बना लो। लाइक इसी को अगर मैं इलिप्स बनाना चाहूँ 4x स्क्वायर प्लस का 9y स्क्वायर इक्वल टू मान लो 1 नहीं मान लो
36 फॉर एग्जांपल। तो ये क्या बना, ये आपका इलिप्स बना। तो इस इलिप्स में भी अगर आप चेक करोगे तो इस इलिप्स में भी आपको क्या दिख रहा है, इस इलिप्स में भी आपको ये दिख रहा है ना कि अगर मैं ये वाला इलिप्स बनाता हूँ तो ये क्या है, दिस इज एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस का वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये तो हॉरिजॉन्टल वाला इलिप्स है। तो इसमें भी अब आपको क्या दिख रहा है कि जितना ही एक्स एक्सिस में सिमेट्रिक है उतना ही वाई एक्सिस में सिमेट्रिक है। तो अगर एक्स और वाई दोनों का पावर इवन होता है, इट मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब वो दोनों में सिमेट्रिक होगा। ठीक है, फोर्थ, सिमेट्रिक अबाउट लाइन y इक्वल टू एक्स। अब कोई भी कर्व आपको दे रखा है, वो कर्व कैसा है, वो y इक्वल टू एक्स के अलोंग सिमेट्रिक है। ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स के अलोंग सिमेट्रिक होने का मतलब क्या आता है कि जो भी आपकी इक्वेशन है, जैसे मैं लिख देता हूँ, इफ द इक्वेशन remains unchanged if we replace x with y and y with x। ठीक है, अगर आपको कोई भी इक्वेशन दे रखा है वो इस तरह से दे रखा है कि आपने क्या किया, x और y को इंटरचेंज कर दिया, x की जगह पे y रख दिया और y की जगह पे x रख दिया। अगर ऐसा करने से अभी भी आपका जो इक्वेशन है वो क्या है, वो अनचेंज्ड है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे कि वो y इक्वल टू एक्स में क्या है, सिमेट्रिक है। जैसे सबसे ईजी एग्जाम्पल इसका क्या होता है, लाइक दिस, एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब इज इक्वल टू 3aXy। दिस इज, तो ये जो कर्व बनता है, ये कर्व आपका ऐसा बनता है सिंपली। अगर इस कर्व के, अगर जैसे ये मेरा एक लाइन है, ठीक है, और ये तो बड़ा ही फेमस सा कर्व है, तो इस कर्व को आप कभी भी बनाओगे तो ये कर्व ऐसा बनता है। कभी यूज लेना पड़े तो इसका आप ग्राफ ध्यान रख लेना, दिस इज योर ग्राफ। ठीक है, तो अगर मुझे इसको अगर देखना हो, जैसे ये तो मुझे समझ में आ ही रहा है कि मैं x की जगह y और y की जगह x रखूंगा तो मेरा इक्वेशन तो नहीं बदलेगा, बट ये इसका कर्व होता है। अगर इसके कर्व की बात करते हैं, देखो इस लाइन के कॉरेस्पॉन्डिंग आप देखते जाओ, इस लाइन को अगर मैं देख रहा हूँ, ये मेरा लाइन है, ये मेरा लाइन है y इज इक्वल टू एक्स। तो इस लाइन के ऊपर वाले पार्ट में जो भी ग्राफ बन रहे हैं, देखो ये ऊपर वाले पार्ट में ये फिश टाइप का शेप बनेगा, फिश टाइप का। ठीक है, तो ये जितना मेरा ऊपर पार्ट बन रहा है उतना ही पार्ट मेरा क्या बन रहा है, उतना ही पार्ट मेरा नीचे बन रहा है। दैट्स ऑल, बिल्कुल सिमेट्रिक। ठीक है, तो कोई भी इक्वेशन अगर y इक्वल टू एक्स के अलोंग सिमेट्रिक होता है तो आप x और y को इंटरचेंज कर दो, इसका मतलब अगर वो नहीं बदले, इसका मतलब वो क्या हुआ, वो y इक्वल टू एक्स में सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, सिमेट्रिक अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट। अपोजिट क्वाड्रेंट। ठीक है, अगर अपोजिट क्वाड्रेंट की बात किया जाए तो अब हम सिंपल से क्या बोलेंगे, इफ वी रिप्लेस x and y with minus x and minus y in equation and it is unchanged, then it is called symmetric about opposite quadrant। तो अब हमने क्या किया, x की जगह पे माइनस एक्स रखा, y की जगह पे माइनस वाई रखा। अगर ऐसा करने से अगर हमारा इक्वेशन नहीं बदल रहा तो इसका मतलब वो क्या है, वो अपोजिट क्वाड्रेंट में आपका सिमेट्रिक है। और सबसे फेवरेट एग्जांपल आपका वो तो आपको याद ही होगा, याद है एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पढ़ा है हमने। तो अगर आप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को देखोगे तो ये इसका कर्व ऐसे तो होता है, दिस इज योर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो देखो क्या हो रहा है, जितना ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में उतना ही तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक नहीं है। तो अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होने का मतलब क्या होगा, एक्स की जगह माइनस एक्स रखो, वाई की जगह माइनस वाई रखो और आपका इक्वेशन नहीं बदलना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब वो कर्व क्या है, वो कर्व आपका अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है। तो ये एग्जैक्टली क्या है, ये कर्व ट्रेसिंग है। कर्व ट्रेसिंग का मतलब सिर्फ आप इतना मानो कि अगर आपको कोई कर्व दे रखा है, कोई भी कर्व दे रखा है,
तो हमें अगर उसकी सिमेट्री पता करनी है, सिमेट्री का फ़ायदा बस इतना सा होता है कि जैसे मैंने अभी आपको नोट में क्या बताया कि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, तो सिमेट्री से हमें पता चल जाता है कि कुछ भी पार्ट अगर नेगेटिव आ रहा है ना तो उसको हम रीड ऑफ कर सकते हैं, उससे हम बच सकते हैं, और वही तो हमें चाहिए। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, पहले एक कर्व के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवा देता हूँ। देखो नॉर्मली एग्जाम में कभी एक कर्व आता नहीं है, बट आपके सेंस को डेवलप करने के लिए तो आपको तो आना चाहिए। लाइक अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि फाइंड एरिया बाउंडेड बिटवीन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एक्स एक्सिस एंड x equal to 0 and x equal to pi by 2, like this is my question। ठीक है, तो आपको एरिया बाउंड करना है, ये आपको फंक्शन दिया है, और इस फंक्शन के बारे में क्या बोला है, x एक्सिस x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू पाई बाई 2, इन सब के बीच में बाउंड होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले अगर आप इसको देखोगे तो मुझे जो चाहिए मैं उसकी बात करूं, मेरा कर्व देखो, ये वैसे चाहो तो आप याद ही रख लो, मैं बना भी देता हूं पहले, और ये काफ़ी जगह आपको काम आने वाला है, तो एज इसको शॉर्टकट ही याद रख लेना, बता देता हूँ क्या है। ठीक है ना, इसको शॉर्टकट याद रख लेना, अभी तो मैं पूरा बता रहा हूँ। जैसे ये 0 से पाई है और मुझे फिलहाल इसने पाई बाई 2 के बारे में पूछे। ठीक है, तो अब आपका यहाँ पे अगर आप 0 से पाई बाई 2 में अगर इसका इंटीग्रेशन करोगे, जैसे अभी तो मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। तो मुझे क्या बोला है, मुझे अभी तो ये पार्ट चाहिए ही नहीं ना, इसको नहीं चाहिए तो इसको अपन हटा देते हैं। बस मुझे क्या बोला है कि ये मेरा साइन एक्स है, और इसको अब क्या करना है, देखो लाइनें दिखी हैं आपको, अरे ये लाइन जो आपका है, ये आपका लाइन कौन सा वाला है, एक्स इक्वल टू 0 वाला, और ये लाइन आपका कौन सा वाला है, ये आपका लाइन एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 वाला, और ये वाला लाइन आपका कौन सा वाला है, ये वाला लाइन आपका एक्स एक्सिस हो गया, हो गया। तो एक्स एक्सिस एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 और कर्व, मतलब आपको ये वाला एरिया पूछे, तो सबसे पहले तो उस कर्व के बाउंडेड पार्ट तक पहुंचो जो आपको निकालना है। तो अब आपको निकालना है, तो अब हमें क्या देखना है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लें या वर्टिकल स्ट्रिप लें। तो जब इतना ही बना दिया तो लिमिट मैंने किसकी ली है, लिमिट जब x की ली है तो मैं y के अलोंग क्यों लूँगा स्ट्रिप, फिर मैं x के अलोंग स्ट्रिप लूँगा, तो इसका मतलब मेरा स्ट्रिप यहाँ पे आसान कौन सा है, वर्टिकल स्ट्रिप मेरे लिए ज़्यादा आसान है। तो इसका मतलब इसका एरिया कैसे आएगा, 0 से पाई बाई 2 मुझे निकालना है, और फंक्शन क्या है साइन एक्स, तो दिस इज साइन एक्स डी एक्स। तो इसको सॉल्व करोगे तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, और इसको सॉल्व करो, देखो दिस इज पाई बाई 2 टू 0, तो ये कितना आएगा, माइनस का कॉस पाई बाई 2 और प्लस का साइन, प्लस का कॉस 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो इसका मतलब ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 1, तो आंसर इज 1, तो आपका आंसर 1 आ गया। ठीक है, तो अब ये अब याद ही रख लो, क्योंकि ये काफ़ी बार आपका हेल्प करेगा, तो ये एज ए नोट, एज ए शॉर्टकट आप याद रख लेना। मैं आपको ये ऐसे मैं और भी शॉर्टकट्स बताऊंगा, बट पहला इस कर्व को लिख दिया तो मैं पहले ये वाला शॉर्टकट्स लिखवा देता हूँ। एरिया बाउंडेड बिटवीन y इक्वल टू साइन एक्स और y इज इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, एरिया बाउंडेड फॉर दिस बिटवीन x एक्सिस x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू पाई इज 2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो इसको भी याद रख लो। अगर आपने ये वाला पार्ट अगर याद रख रखा है ना, तो अब आप जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था, तो एक बात बताओ, अब इस ऊपर वाले क्वेश्चन पे अगर अपन शॉर्टकट से सोचें, तो मैंने आपको क्या बताया कि 0 से और पाई में अगर आप जाओगे तो उस कंडीशन पे आपका एरिया कितना आता है, आपका एरिया 2 आता है, तो इसका मतलब इसको आधा कर दो, ये खुद ही बना जाएगा। तो हर जगह पे क्या इंटीग्रेशन करना ज़रूरी नहीं होता, अगर आपका सेंस बड़ी है। अब मैं यही से आपको पूछूं कि चलो अब 0 से 2 पाई में कितना होगा, तो अब सीधा नहीं बताओगे 4 हो जाएगा। अरे 0 से पाई में अगर 2 है तो 0 से 2 पाई में 4 हो जाएगा, ट्वाइस करते रहो। साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों के लिए वैलिड होता है, तो आपका कर्व भले ही साइन एक्स हो या आपका कर्व भले ही कॉस एक्स हो, दोनों के लिए आपको ये रूल ध्यान रखना है कि अगर आप साइन एक्स और कॉस एक्स को 0 से पाई के बीच में और एक्स एक्सिस के लिए इंटीग्रेट करोगे तो उस कंडीशन में उसका एरिया हमेशा 2 स्क्वायर यूनिट आता है। तो ये याद रखना है, काफ़ी जगह आपकी हेल्प करेगा, आपको बार बार निकालना नहीं पड़ेगा। ठीक है, और देखो जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड
एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 x एक्सिस एंड x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 5. दिस इज योर क्वेश्चन. अभी एक ही कर्व ले रहा हूँ मैं, दो कर्व बाद में लेंगे. ठीक है, अब देखो इसके अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फिर आपको समझ में आना चाहिए कि मुझे एक कर्व दिया गया है, तो ये क्या है? अरे क्वाड्रेटिक है. तो क्वाड्रेटिक के बारे में तो मैं पता ही है ना. अगर हम क्वाड्रेटिक को सॉल्व करें, एक रफली आइडिया ले लो आप. तो रफली इसका रफ स्केच तो आपको फिर भी बनाना पड़ेगा, नहीं तो फंस जाओगे. अगर मान लो अगर आपने गलती से भी ऐसा कर दिया कि सर 0 से 5 में और मुझे y dx ही तो करना है, और आपने ऐसा कर दिया, मान लो ऐसा कर दिया, तो जैसे आपने ऐसा कर दिया आपका आंसर गलत आएगा. क्यों आएगा? तो वो पहले चेक तो कर लो, स्केच तो बना लो. तो हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, इस पैराबोला का जो भी मुझे यहाँ पे पैराबोला दे रखा है इसका पोस्टमार्टम करना पड़ेगा. तो इसका मतलब पहले इसके मैं रूट निकालूँ. तो इसके रूट आपको दिख रहे हैं कहाँ रहे हैं? 2 और 3 पे. इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक है, तो ये अगर यहाँ पे 2 है और ये यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे तो कट करेगा ही करेगा ना, और फिर नीचे जाएगा, क्योंकि डी क्या आ रहा है इसका? ग्रेटर देन आ रहा है. इसका मतलब 2 जगह तो काटेगा ही काटेगा ना. इसका मतलब अगर आप इसका एक रफली स्केच बनाओगे तो आपका दिमाग थोड़ा बहुत तो चलेगा, थोड़ा बहुत चलेगा. तो आप क्या कहोगे, सर रफ स्केच तो कुछ ऐसा सा आएगा इसका. ये इसका रफ स्केच आ गया. अब आपको बोला क्या है? अरे आपका यहाँ पे 0 है और यहाँ पे आपका 5 है. इसका मतलब अब आपको समझ के आ रहा है कि मुझे जो एरिया निकालना है वो कौन सा वाला है. ये वाला एरिया भी मुझे चाहिए, ये वाला एरिया भी मुझे चाहिए, और यहाँ से ये वाला बाउंड हो रहा है, ये वाला एरिया भी मुझे चाहिए. तो इस वाले पार्ट को देख के अब आपको क्या समझ में आ रहा है? गलती क्या कर रहे हो आप? अरे गलती समझ में आई? गलती हम ये कर रहे हैं कि अगर हम 0 to 5 में डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये मान लीजिए मेरा एरिया A1 है, ये वाला एरिया मेरा A2 है, और ये वाला एरिया मेरा A3 है. तो A1 और A3 को तो नुकसान नहीं होगा, बट A2 तो नेगेटिव है ना. तो कर दिया गड़बड़ आपने. अरे यही तो बोला मैंने कि अगर आपका एरिया नेगेटिव आता है तो वो गलत है, उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा. तो ये वाला एरिया अगर आप 0 to 5 डायरेक्ट इंटीग्रेट करोगे तो आपने जोड़ा नहीं है, आपने इसमें से छीन और लिया, घटा दिया आपने. तो यहाँ पे कर दी गड़बड़ आपने. तो इसीलिए क्या होता है, थोड़ा सा स्केच बनाने से हमें चीज़ों का आइडिया लग जाता है. तो यहाँ से जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो अब हमारे लिए चीज़ें आसान है कि अगर हम 0 से 5 इस फंक्शन के बारे में सोचते हैं, तो इस फंक्शन के बारे में कैसे सोचेंगे कि पहले हम जाएंगे 0 से 2. हम गए 0 से 2. 0 से 2 में हमारा एरिया पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने हमारे कर्व्स को डायरेक्ट लिख दिया. ये लो. फिर हम गए A2 के पास में. तो जैसे हम A2 के पास गए, यानी ये कितना है, ये 2 to 3 है, और यहाँ पे मैंने मेरा कर्व लिखा. तो जैसे मैंने मेरा कर्व लिखा, यहाँ से मुझे क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ से नेगेटिव आ रहा है. अब नेगेटिव एरिया को पॉजिटिव बनाने के लिए मैं उसके आगे एक और नेगेटिव लगा दूँ, या तो मोड लगा देना. इसको सॉल्व करके एक न्यूमेरिकल आंसर आएगा, वो खुद नेगेटिव हो जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा. या फिर इसके आगे आप डायरेक्ट ही माइनस कर दो ना, और फिर प्लस क्या लिखेंगे, 3 to 5, और फिर आपका कर्व. तो इसका इंटीग्रेशन तो उम्मीद आप कर लोगे, वो तो मुझे करवाने की आवश्यकता नहीं है. ठीक है, बस चीज़ें समझ आ रही हैं अब. अरे लाइक इसके लिए अगर मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ा तो इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ी? अगर मैं, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, सीधा इसको देखते हैं, इनको देखते हैं, ये देखते ही नहीं है कि क्या कुछ नीचे भी आ रहा है. और अगर कोई भी एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है ना, तो भैया अवेयर वो पंगा करेगा, क्योंकि वो नेगेटिव है, तो उसे पॉजिटिव बनाना ही पड़ेगा. ठीक है, तो इस चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है. और देख लो, मान लो आपको बोला है फाइंड एरिया बाउंडेड बिटवीन y स्क्वायर इक्वल टू 4x x एक्सिस एंड x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू मान लीजिए 4. मान लीजिए ये मुझे सॉल्व करना है. ठीक है, अब अगर मैंने ऐसा बोल दिया तो अब मैं क्या चाह रहा हूँ पहले तो समझो. ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बस समझने वाली है कि अगर आपने इसको ड्रॉ किया, अभी y स्क्वायर इक्वल टू 4ax वाला पैराबोला तो आपको बनाना आता है, तो आपने पैराबोला बना दिया, ये पैराबोला आपने बना दिया. अगर आपने ये पैराबोला बना दिया तो अब आपने चाहा क्या, आपने ये चाहा कि ये आपका x इक्वल टू 0 है. ठीक है, और ये मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट आपका x इक्वल टू 4 है, ये आपका x इक्वल टू 4 है.
और इनके बीच में जो एरिया बाउंड हो रहा है, तो इस पूरे एरिया को जरा देखना गौर से, दिख रहा है? ये एक्स एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट है और ये एक्स एक्सिस के नीचे वाला पार्ट है, बट हाँ तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ही रहे। तो इसका मतलब अगर ये मेरे लिए एक्स एक्सिस हुआ, अगर ये मेरे लिए एक्स एक्सिस हुआ, तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, ऊपर वाला एरिया तो पॉजिटिव है, नीचे वाला एरिया नेगेटिव है। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही है। लेकिन अब मेरा कर्व कैसा है, तो देखो कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, और मुझे तो ये कर्व सिर्फ किस में लेना है, वाई डी एक्स में लेना है। तो इसका मतलब यहाँ पे y का वैल्यू कितना आएगा, तो y का वैल्यू आएगा प्लस माइनस का 2x। समझ में आ रहा है? तो y का वैल्यू अगर प्लस माइनस 2x आया, इसका मतलब ये मेरा कर्व है, ये y इज इक्वल टू 2x वाला है, और ये वाला जो कर्व है ये y इक्वल टू माइनस के 2x वाला है। ठीक है, इतना भी समझ में आ गया। अब चाहे तो आप इसे दो पार्ट में तोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको ये पता चल गया कि 0 to 4 में आपको इंटीग्रेट करना है। मतलब अब आपका रिक्वायर्ड एरिया कैसे आएगा, 0 to 4 में। अब आपने यहाँ क्या लिखना है, आपने तो यहाँ वाई डी एक्स लिखना है ना। देखो गलती नहीं करनी है, वाई डी एक्स चाहिए मेरे को, तो मुझे इस कर्व से इस बार वाई लेना होगा। ऊपर वाले में तो सीधा सीधा वाई था, ये वाई स्क्वायर है, तो आपने वाई लिया तो प्लस माइनस 2x है ना। तो या तो आप इसे क्या करो, 2x को अलग कर दो और माइनस को 2x को अलग कर दो। लेकिन आपको दिख नहीं रहा यार, ये तो सिमेट्रिक कर्व है। अरे ये तो मेरा सिमेट्रिक है ना, जितना ऊपर आ रहा है उतना ही मेरा नीचे आ रहा है, क्योंकि इसमें y का पावर इवन है। और जब सिमेट्रिक है तो कौन इतनी बकवास करेगा। 0 से 4 में ट्वाइस कर दो, और जो 2x है उसका इंटीग्रेशन कर दो, खत्म, रूट x कर दो। ठीक है, ये जो आपका कर्व है, अगर ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो y का वैल्यू आपके पास आएगा प्लस माइनस का 2 रूट एक्स। ठीक है, तो ये 2 रूट एक्स कर दो, सॉरी। ठीक है, अब बताओ कोई दिक्कत। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, देखो ये सबसे बड़े कंफ्यूजन होते हैं बच्चों के, तो मैं वो हर एक चीज या हर एक बारीकी आपको बताता हुआ चल रहा हूँ, जो आपको गलत करेगा। अगर आपको समझ में आ गया तो आप गलती नहीं करोगे। अब यहाँ पे अगर मान लो सिर्फ मैं ऐसा लिखता कि मैं 0 to 4 में, अगर अब मैं प्लस वाला अलग है माइनस वाला अलग है, तो मैं वाई स्क्वायर, ऑब्वियसली वाई स्क्वायर को 4x को तो मैं सोचूं भी कैसे, वो तो मैं सोच ही नहीं सकता। अगर मुझे सच में इस कर्व को सोचना था तो उसका तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे वाई डी एक्स के तरीके से सोचना था, तो मुझे पहले तो वाई चाहिए। तो वाई स्क्वायर दे रखा है तो पहले से वाई ले लिया। ठीक है, आपको 2 रूट एक्स, 2 प्लस का रूट एक्स मिल गया, ये माइनस का 2 रूट एक्स मिल गया। अब या तो इस वाले पार्ट को अलग कर दो, इस वाले पार्ट को अलग कर दो, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। या फिर सबसे आसान क्या है, अरे सिमेट्रिक है, जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, तो आप तो ऊपर वाले का इंटीग्रेशन कर दो और उसका ट्वाइस कर दो, आपको आपका रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा, दैट्स ऑल। ठीक है, चलो और देखो। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया, फाइंड एरिया बाउंडेड बिटवीन the curve x minus 10 whole square plus y minus 8 whole square equal to 16, x axis, and x equal to 7 and x equal to 9. This is the question and that is very interesting problem. देखो ये आपको दिया गया, ठीक है। तो आपको एरिया निकालना है बाउंडेड बिटवीन द कर्व। एक ही कर्व ले रहा हूँ अभी, देखो एक कर्व है, साथ में एक्स एक्सिस है, x इक्वल टू 7 है और x इक्वल टू 9 है, ये मुझे निकालना है। तो इसको पहले सोचेंगे कैसे, वो अपन दिमाग लगाते हैं बिना स्केच बनाए। देखो जब तक पॉसिबल है स्केच बनाओ, अगर आपने स्केच बना लिया तो आपका एरिया बिल्कुल परफेक्टली सही निकलेगा, नहीं तो गलती हो सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो देखो कैसे सोचेंगे, पहले मैं इसका आपको रफली एक स्केच बना के दिखा देता हूँ। तो अगर इसका अपन रफली स्केच बनाएंगे तो ये क्या है, ये हमारे लिए सर्कल है, ठीक है। और सर्कल का सेंटर रेडियस मुझे पता है, अरे ये इसका सेंटर है 10,8 और 4 इसका क्या है, 4 इसका रेडियस है। तो अगर इस कर्व को मैं थोड़ा सा स्केच अगर यहाँ बनाऊं, ठीक है, तो अगर आप इसे बनाओगे तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, सेंटर आएगा। तो सेंटर क्या है इसका 10,8, तो यानी यहाँ पे मेरा इसका सेंटर मिल गया 10,8 और ये इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस 4 है, वो आपको डायरेक्ट ही पता चल गया।
तो ये वाला रेडियस वाला पार्ट आप एक बार कंसिडर करेंगे, वो 4 हो गया, ठीक है, वो बना लूँगा अभी मैं। अब मुझे बोला क्या, मुझे बोला है कि x इक्वल टू 7 और x इक्वल टू 9, इनके बीच में मुझे एरिया निकालना है, ठीक है। तो इसके बीच में अगर मुझे एरिया निकालना है तो इसको सोचेंगे कैसे, क्योंकि जब तक आप इसको सोचोगे नहीं तब तक आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला। तो सबसे पहले मुझे कर्व दिया गया है और मुझे क्या बोला है, x इक्वल टू 7 और x इक्वल टू 9। तो इसका मतलब अगर ये मेरा 10 है, सोचना, तो इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस 4 है। तो इस 10 पॉइंट से अगर मैं 4 इधर जाऊंगा तो इसका मतलब यहाँ पे जो भी पॉइंट मिलेगा वो 6 मिलेगा मुझे। अरे पहले समझ तो लो इसको, क्योंकि ये मेरा 10 है, इसका मतलब यहाँ से अगर मैं इसको ड्रॉ करूँगा तो ये 10 है, मतलब रफली अगर मैं चलो आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये मेरे पास कितना है, ये मेरा x का वैल्यू 10 है, यहाँ पे रेडियस मेरा 4 है, इसका मतलब 4 यूनिट पहले जाऊँगा तो ये मेरा 6 है। अब मुझे क्या पूछा है, मुझे तो 7 to 9 पूछे। अब 7 to 9 पूछा, इसका मतलब अब देखो मुझे समझ में आ गया कि मुझे जो पार्ट चाहिए वो थोड़ा सा इसके आगे है। तो थोड़ा सा इसके आगे मतलब ये जो लाइन बनेगी ये 6 से थोड़ा सा आगे बनेगी, तो ये मान लो इसको मैं 7 मान लेता हूँ, और ये 10 है मेरा सेंटर वाला, तो इसका मतलब इससे थोड़ा पहले बनेगा। इसका मतलब इससे थोड़ा सा पहले अगर मैं बनाऊंगा तो ये वाला पॉइंट मेरा क्या बनेगा, ये मेरा 9 बनेगा। तो मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे ये पता करना था कि मुझे चाहिए क्या। तो ये मेरा लाइन आ गया x इक्वल टू 7 वाला, और ये मेरा लाइन आ गया x इक्वल टू 9 वाला। अब आपको क्या बोला है, अब आपको एरिया दिखाऊं, तो अब इसने बोला है x एक्सिस, तो ये आपका x एक्सिस रहा, ठीक है। और सर्कल देखोगे तो ये आपका सर्कल रहा। तो इसका मतलब x एक्सिस और इसके बीच में, मतलब आपको ये वाला पार्ट पूछे। देखो पहले तो उस एरिया तक पहुंचो जो आपको निकालना है, क्योंकि जब तक आप उस पर पहुंचोगे नहीं ना, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो अब मुझे समझ में आ गया कि मुझे कौन सा वाला पार्ट चाहिए। अब उसमें भी दिक्कत, अब देखो सर्कल के बारे में आपको मैंने बताया था कि अगर मैं इसमें सर्कल की तरह सोचता हूँ तो ये मेरा सर्कल जो होगा, ये सर्कल मेरा क्या होता है, ये दो इक्वेशन से मिलके बनता है। लाइक अगर मैं यहाँ पे लूँगा तो ये क्या है, x माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16, या फिर y माइनस 8 का होल स्क्वायर अगर मैं इसको लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें मुझे तो y का वैल्यू चाहिए ना, तो y माइनस 8 का होल स्क्वायर लूँगा तो ये कितना आएगा, 16 माइनस x माइनस 10 का होल स्क्वायर। और यहाँ से अगर मैं y माइनस 8 का वैल्यू लूँगा तो y माइनस 8 क्या आएगा, प्लस माइनस रूट 16 माइनस x माइनस 10 का होल स्क्वायर। और ये इससे अच्छा इस 8 को इधर ही ले आओ, तो यानी ये आपका फंक्शन ऐसा बनेगा, बन गया ऐसा। इसका मतलब ये मेरा जो भी कर्व बन रहा है ये दो पार्ट में स्प्लिट हो रहा है, एक ये ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला, एक ये नीचे वाला। तो आपको कौन सा वाला काम आ रहा है, ऊपर वाला काम आ रहा है, नीचे वाला काम आ रहा है, पहले तो ये सोचो। तो ऊपर वाला होता है पॉजिटिव और नीचे वाला होता है नेगेटिव। इसका मतलब आपके जो कर्व काम में आ रहा है वो ये वाला काम में आ रहा है, ये वाला। तो देखो यहाँ तक पहले पहुँचना जरूरी है। ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं है, अगर इसको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से शेप में लोगे तो ही चीज़ें समझ में आएंगी। अब अपन बिल्कुल सही डायरेक्शन में, सही डायरेक्शन में मतलब मुझे जो कर्व चाहिए वो मुझे पता चल चुका है, मुझे ये वाला पार्ट निकालना है। और इस वाले पार्ट को निकालने के लिए मेरा 7 और 9 रिस्पॉन्सिबल है, मेरा x एक्सिस रिस्पॉन्सिबल है, और इस कर्व में से ये वाला पार्ट रिस्पॉन्सिबल है। और ये वाला पार्ट मुझे किससे मिलेगा, नेगेटिव से मिलेगा। पूरा सर्कल थोड़ी उठा के रखेंगे, अरे पूरा सर्कल आपका दो चीज़ों से मिलके बना है, एक ऊपर वाले से और एक नीचे वाले से। तो मेरे को क्या लेना है, मेरे को नीचे वाला लेना है। तो अब मुझे क्या समझ में आ गया कि जो भी मेरा रिक्वायर्ड एरिया आएगा वो कितना आएगा, एक ही पार्ट में निकल आएगा, क्योंकि नीचे तो कुछ है नहीं x एक्सिस के। तो 7 to 9 और y dx करोगे तो यहाँ y का वैल्यू कितना आएगा, 8 माइनस का रूट 16 माइनस x माइनस 10 का होल स्क्वायर और dx। और उम्मीद करता हूँ ये आप कर लोगे। ये तो अब आपको करना है ना, बस इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन इजीली कर देना। तो समझ में आ रही है चीज़ें। तो एक कर्व की अगर बात किया जाए तो एक कर्व से रिलेटेड ये 4-5 क्वेश्चन मैंने आपको इसीलिए करवा दिए कि आपको थोड़ा सा सेंस डेवलप हो, ठीक है ना। बाकी एग्जाम में एक कर्व्स कम आते हैं, दो कर्व्स आते हैं, ठीक है। अब अपन उसको देखते हैं। देखिए एक कर्व से रिलेटेड तो मैंने काफ़ी कुछ आपको समझा दिया, ठीक है, इतना कोई टफ नहीं होता। अब जो अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व। अगर आपको कोई भी दो कर्व्स दे रखे हैं और आपको क्या करना है, उन दो कर्व्स के बीच में एरिया बाउंड करना है,
तो अब आप क्या करोगे, तो पहले तो मैं कुछ सिनेरियोज आपको सिखाता हूँ, पहले उन सिनेरियोज को समझिए, उसके बाद में अगेन क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपन सबसे इजी सिनेरियो लेते हैं, क्या कि हमें क्या करना है, एरिया निकालना है बाउंडेड बिटवीन टू कर्व्स। ऑब्वियसली दो कर्व्स दे रखे हैं, तो अगर देखो दो कर्व्स दे रखे हैं, अगर वो दो कर्व्स ऐसे हैं, जैसे मैं कर्व्स बना रहा हूँ, मान लीजिए दिस इज माय फर्स्ट कर्व, दिस इज माय सेकंड कर्व, ठीक है। अब मान लो कोई भी कर्व कुछ भी दे रखा होगा, ये वाला कर्व मुझे दे रखा है मान लो y इज इक्वल टू एफ एक्स, और ये वाला कर्व मुझे दे रखा है y इज इक्वल टू जी एक्स, ठीक है। इसको समझने के लिए y1 y2 बोल दो ताकि दिक्कत ना है। ये लो, अब मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है। तो फिर से सोचो, देखो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एरिया अंडर कर्व्स अगर आप निकाल रहे हो ना, तो कर्व्स बाउंड होने चाहिए। तो अगर मैं इतना कर्व बना देता हूँ, मतलब मान लीजिए मैंने इतना ही छोड़ दिया, तो आपको क्या लग रहा है, ये कर्व बाउंड है? तो ये बाउंड नहीं है। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि ये जो दो कर्व्स है ना, ये दो कर्व्स आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। तो आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, इसका मतलब मुझे इसे बाउंड करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं आपको इसका बाउंडेशन दिया जाएगा। तो बाउंडेशन इसने दे दिया, मान लो x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी। अब ठीक है, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि अब हमें जो चाहिए वो सब मिल गया। अब हमें क्या बोल रहे हैं, इन दोनों कर्व्स के बीच में आपको वो वाला पार्ट निकालना है जो x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी के बीच में आ रहा है। तो अब अपन बिल्कुल सही पहुंच जाएंगे कि ठीक है यार, ये वाला पार्ट हमें चाहिए, इसको अपन निकाल लेंगे। अभी निकाले कैसे, तो देखो अभी हमने सीखा उसके अकॉर्डिंग अगर अपन इसको सोचे, तो मैं पहले अगर एफ एक्स को कंसिडर करता हूँ, मैं बोलता हूँ मुझे एफ एक्स सोचना है, तो अगर मैं सिर्फ इतने पार्ट को निकालता हूँ, अरे ये तो मेरा एक्स एक्सिस है ना, ये मेरा एक्स एक्सिस है, तो सिर्फ मैं इतना पार्ट निकालता हूँ, तो मैं अगर ऐसे लिखता हूँ y1 dx a to b, अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे यहाँ से मेरा ये सारा का सारा पार्ट मिल जाएगा, ये सारा का सारा पार्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, अरे एक कर्व इसीलिए तो पहले सिखाया आपको, ठीक है। तो आपने एफ एक्स को लिया और ए से बी और एक्स एक्सिस के बीच में बाउंड कर दिया, तो इसका मतलब आपको ये पूरा हाईलाइटेड पार्ट मिल गया। बट इसमें से आपको ये वाला पार्ट थोड़ी चाहिए, ये नीचे जो आ रहा है ये वाला, मतलब चलो इसको मैं दूसरे कलर से अगर करता हूँ, ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट जो नीचे आ रहा है ये आपको चाहिए क्या, अरे ये तो नहीं चाहिए। तो ये वाला पार्ट आएगा कब, जब आप y2 का इंटीग्रेशन करोगे। तो इसी में से अगर आपने y2 dx किया, मान लो अगर y2 dx किया, तो y2 dx से आपको कौन सा वाला एरिया मिलेगा, ये वाला एरिया मिलेगा। इसका मतलब क्या समझ में आया कि इस y1 वाले एरिया को अगर मैं y2 वाले एरिया में से घटा दूं, तो मेरा ये वाला रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं इसमें हमेशा, कि अगर आपको ये वाला एरिया निकालना है जो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हाईलाइटेड है, तो वो एरिया कैसे निकलेगा, a to b, और ये आपका y1 और ये आपका y2, इन दोनों में से घटा देना, दैट्स ऑल। अब इसमें फिर क्या ध्यान रखना है, देखो चीज़ें तो ध्यान रखनी पड़ेगी ना, ऐसे तो आपका एरिया गलत आएगा। तो आप इसमें क्या करना, आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है कि आपको ये कौन सा है, ये आपका कर्व वो है जो ऊपर है, तो ऊपर वाले कर्व्स में से आपको नीचे वाला कर्व घटाना है, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। अगर मान लो तुम नहीं ध्यान रख पाए, ठीक है, कभी कभी कर्व्स ऐसे आते हैं समझ ही नहीं आता कौन ऊपर आ रहा है कौन नीचे आ रहा है, मान लो ऐसा हुआ है, तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर ऐसा कुछ भी आ रहा है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है y1 ऊपर है या y2 है, तो आप तो इसका इंटीग्रेशन करके मोड लगा दो, खत्म बात। बस होगा क्या, अरे होगा इतना ही ना कि आपको ये नहीं समझ में आ रहा कौन ऊपर है कौन नीचे, तो अगर आप नीचे वाले को ऊपर वाले में से घटाओगे तो आपका बस एरिया नेगेटिव ही तो आएगा, इससे ज़्यादा कुछ थोड़ी होगा। अरे सिर्फ साइन बदलेगा, उसका मैग्नीट्यूड थोड़ी बदलेगा। तो इसका मतलब क्या समझ में आया, कोई टेंशन नहीं है। अगर आपको ऊपर नीचे वाली चीज़ें समझ में आ रही हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं आ रही तो जो भी कर्व्स बन रहे हैं उसको मोड में ले लेके सॉल्व किए जाओ। मोड हमारे लिए ब्रह्मास्त्र है, कभी भी अगर आपको डाउट हो आप मोड के अंदर सॉल्व कर लो, रिजल्ट अगर नेगेटिव आएगा तो वो उसको पॉजिटिव बना देगा, और अगर वो पॉजिटिव ऑलरेडी है तो फिर तो सोचना ही क्या है, फिर तो मजे हैं अपने, फिर तो अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो इसी में अगर स्नेरियो एक्स एक्सिस के लिए नहीं वाई एक्सिस के लिए बन रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मान लो यही दो कर्व्स मुझे फिर से दे दिए, बट इस बार ये जो कर्व्स दिए गए हैं ये आपको किसके रिस्पेक्ट में दिए गए, एक्स के रिस्पेक्ट में दिए गए। मतलब मान लो आपको कर्व ये x1 इक्वल टू दे रखा है कोई फंक्शन, मान लीजिए एफ वाई, और ये आपको x2 इक्वल टू दे रखा है जी वाई, और ये आपकी लिमिट दे रखी होंगी, ये किसकी दे रखी होंगी, y की लिमिट दे रखी होंगी, y इक्वल टू a टू b। और अब आपको क्या करना है, अब आपको ये वाला कर्व निकालना है।
ठीक है, ये तो बस वो स्ट्रिप वाली बात है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो इस बार हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले रहे हैं, तो हमारा एरिया जो आएगा वो आएगा तो यहाँ से A to B, और यहाँ पे क्या आएगा x1 माइनस का x2, और ये किस में आया, ये y में आया, इसलिए dy। ठीक है, फिर कन्फ्यूजन है, फिर अब इसमें अब इसमें ऊपर नीचे की चीज़ें तो होंगी नहीं, तो इसमें क्या करोगे, ये आपका कौन सा वाला है और ये कौन सा वाला है, ये देख लो। इसमें अगर आप ऊपर नीचे सोचो तो इसका ऊपर नीचे कैसे सोचो, y एक्सिस के अकॉर्डिंग बेटर रहेगा। नहीं तो इधर जाओगे तो इधर क्या मिलना है, लेफ्ट मिलना है, इधर जाओगे तो क्या मिलना है, राइट मिलना है। तो आप ये भी तो कह सकते हो कि राइट में से लेफ्ट को घटा दो, अरे आपकी मर्जी है, बस मैं तो सिंपल सा कह रहा हूँ ऊपर वाले को नीचे में से घटाना है। समझ में आए तो ठीक, नहीं समझ में आए तो लगा दो मोड और कर लो सॉल्व, आपका रिजल्ट खुद ब खुद पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें अब ये दो रिजल्ट्स अपन कब लगाएंगे, जब दो कर्व्स दे रखे हैं और वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। देखो दोनों डायग्राम्स को गौर से देखो, ये दोनों कर्व्स कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इसीलिए मुझे मजबूरन ये दो लाइंस देनी पड़ी, ताकि मैं क्या कर सकूं, इन लाइन से इस कर्व को बाउंड कर सकूं। नहीं तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये दोनों कर्व्स इनफाइनाइट में स्ट्रेच हो जाएंगे और फिर कभी रिजल्ट ही नहीं आना, फिर तो रिजल्ट ही इनफाइनाइट आना है। लेकिन अब यही दो कर्व्स मेरे बिल्कुल प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बन गए। मतलब अब इन्हीं दोनों कर्व्स को मैं ऐसे बोलूँ कि यार ये दोनों कर्व्स इस बार अच्छे वाले कर्व्स हैं, मतलब ये दोनों एक दूसरे के अलोंग ऐसे सॉल्व हो रहे हैं। अब ठीक है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अरे मुझे अब इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो एरिया अंडर कर्व होता है ना, उसमें बच्चों का डाउट पहले यही होता है, साला इंटरसेक्शन कर्व कब निकलेंगे या कब नहीं निकलेंगे। तो वो तो कर्व्स पे डिपेंड करता है, अगर आपको नहीं निकलेंगे तो वो खुद देगा। अगर उसने नहीं दे रखा, अगर उसने कोई भी पॉइंट नहीं दे रखा, इसका मतलब उसको पता है कि ये दोनों कर्व्स कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट पक्का करेंगे, और ये पक्का करेंगे तो यहाँ से आप खुद ही x = a और x = b निकाल लेना। तो क्या करना, अब ये वाला कर्व अगर मेरा y1 = f1x है और ये वाला कर्व अगर मेरा y = gx है, तो इसका मतलब मुझे एरिया तो इन दोनों के बीच का ही निकालना है फिर भी। ठीक है, तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट निकाले और उस इंटरसेक्शन पॉइंट के बिहाफ पे अब अपने को जज करना है कि अब हमारा एरिया क्या आने वाला है। पहले इनके इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिए, जो a से b आए वो हमने निकाले हैं इस बार। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दें। ठीक है, और यही सेम सिनेरियो आपका किसके लिए बन सकता है, यही सेम सिनेरियो आपका y के लिए भी बन सकता है। मैं अभी आपको क्या कर रहा हूँ, सारी पॉसिबिलिटीज़ बता रहा हूँ। तो एक बार क्या होता है, इन स्केचेस को थोड़ा समझ लेते हैं ना, उसके बाद दिक्कत नहीं आता। अब यही सीन ऐसे भी हो सकता है कि इस बार आपको x एक्सिस के बजाय y एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट आसान लग रहे होंगे। अरे इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल रहे हो तो कौन से आसान है देख लो, x का आसान है या y का आसान है। अब मेरे लिए यही इंटरसेक्शन पॉइंट अगर y के लिए आसान हुआ तो यही एरिया मेरे लिए अब क्या निकलेगा कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट अब y के आए हैं, तो मेरा फंक्शन भी किस में आएगा, y में आएगा। ठीक है, तो उसमें आप सॉल्व कर लीजिएगा एंड दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर भी पांचवा सिनेरियो मान लो कुछ ऐसा बन रहा है, सपोज दैट आपका कर्व ऐसा बन रहा है कि आपने दो कर्व्स लिए, एक कर्व ऐसा निकल गया और एक कर्व ऐसा निकल गया। अब ऐसे दो कर्व्स आ गए, तो इस कर्व में फिर क्या देगा, फिर आपको इसके बाउंडिंग के लिए लाइंस देगा ही देगा। तो आपको एक लाइन x = a दे दी जाएगी, एक लाइन आपको x = b दे दी जाएगी, दे दी। तो आपको x = a और x = b जैसे मैंने पहले दिया था अब वो दे दिया। लेकिन अब a to b में आप इंटीग्रेट कर सकते हो, अरे नहीं कर सकते, क्योंकि ये मेरा y1 है, ठीक है, ऊपर वाला, और ये नीचे वाला मेरा y2 है। अब इसको ज़रा गौर से देखना, इस वाले पार्ट को अगर मैं निकालूं, ऐसे एरिया निकालूं, जैसे मुझे अब क्या चाहिए, इन दोनों के बीच का एरिया चाहिए ना, मुझे ये वाला पार्ट चाहिए। तो इस वाले पार्ट में आपको समझ में क्या आ रहा है, ये क्या है, ये इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो अगर ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं हो रहे तो ऊपर वाला फर्स्ट केस काम कर जाएगा। लेकिन अगर इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो एक पॉइंट और आ गया ना आपके पास, x = c। अब इसमें दिक्कत क्या है, अगर आपने यहाँ पे सीधा का सीधा a to b में y1 - y2 कर दिया तो अब गलत हो गए। अब क्यों गलत हो गए, अब इसलिए गलत हो गए क्योंकि ये वाला पार्ट देखो, इस वाले पार्ट में ऊपर है y1 और नीचे है y2। तो a से c में तो y1 ऊपर है y2 नीचे है। लेकिन जैसे आप c से b में गए, देखो जैसे आप c में गए, इस बार क्या हुआ, इस बार y2 ऊपर आ गया और y1 नीचे आ गया। तो आप एक साथ कैसे कर सकते हो,
फिर दिक्कत आएगा, क्योंकि ये वाला पार्ट अगर पॉजिटिव है तो ये वाला पार्ट तो नेगेटिव आएगा ना फिर। तो इसका मतलब अब फिर से बी क्वेश्चन, भैया यहाँ पे तो जब जब नेगेटिव पे डाउट हो ना वहीं पे हमें रुक जाना है। तो ये हमें समझ में आ गया। इसका मतलब अब हम इसे ऐसे कैसे करेंगे, तो हम बोलेंगे इसको अगर हमें करना है तो ये वाला अप्रोच हम ऐसे ना लगा के कैसे करेंगे, पहले हम ए से सी में y1 में से y2 घटाएंगे, ठीक है, और फिर सी से बी में y2 में से y1 घटाएंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो, नहीं तो आपको ये समझ में ही नहीं आ रहा कौन ऊपर जा रहा है कौन नीचे जा रहा है, बट आपको इतना समझ में आ गया कि ए से बी में एक इंटरसेक्शन पॉइंट है, कुछ ऊपर है कुछ नीचे है, तो आप तो बिंदास रहो, कोई टेंशन मत लो, आप तो दोनों बारी y1 में से y2 घटा दो, ठीक है, मतलब डाउट है ना तो दोनों बार ही घटा दो, बट डाउट सिर्फ किस पे है, साइन पे ही तो है, तो दोनों को मोड में ले लो, खत्म बात। मोड में लेने से क्या होगा, अगर कुछ पॉजिटिव आना है तो वो अपने आप पॉजिटिव आ जाएगा, अगर कुछ नेगेटिव आ रहा होगा तो उस मोड की वजह से वो क्या हो जाएगा, वो इस मोड की वजह से ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है ना। तो चीज़ें सोचनी कैसे हैं, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो बस दीज आर द परफेक्ट सिनेरियोज, मतलब अगर आप एरिया अंडर कर्व्स की बात करते हो तो एरिया अंडर कर्व में ये 5 तरह के परफेक्ट सिनेरियोज हैं। अगर 5 तरह के परफेक्ट सिनेरियोज अगर आपको समझ आ गए ना, अब मुझे नहीं लगता कि आपको एरिया में कोई दिक्कत आना चाहिए, फिर तो क्या है, फिर तो ऑब्जर्वेशन है, ठीक है ना। क्वेश्चन को समझो अच्छे से, अप्लाई करो अपना रिजल्ट और सॉल्व कर लो, ठीक है। तो चलो अब करते हैं कुछ क्वेश्चन समझाने के लिए। चलो अब पहले थोड़े से इजी से क्वेश्चन से फिर अपन आगे मूव ऑन करेंगे। जैसे आपको बोला है फाइंड एरिया बाउंडेड between the curves fx equal to sin x and fx equal to cos x and x equal to 0 and pi, like this is the question ठीक है, ये हमें सॉल्व करना है। तो देखो हमें कितने कर्व्स दिए हैं, हमें 2 कर्व्स दिए हैं, एक sin x दिया है और एक cos x दिया है। तो अभी तो इजी कर्व है, स्केचिंग में ग्राफ बनाने में हमें कोई दिक्कत ही नहीं आना चाहिए। और 0 से पाई निकालना है तो 0 से पाई में सबसे पहले अपन क्या करते हैं, 0 से पाई में सबसे पहले अपन साइन का ग्राफ बना देते हैं, ये 0 आ गया ये पाई आ गया, और इसी 0 से पाई में अब अपन कॉस का ग्राफ बना देते हैं, यहाँ पे कहीं पाई/2 आएगा, तो इसका मतलब ये अगर ग्राफ अगर बनाएंगे तो ये वाला ग्राफ हमारा ऐसा आएगा, ऐसा आएगा। तो अब हमें जो एरिया चाहिए, देखो अब इस पूरे पार्ट को अगर आप देख रहे हो तो आपको क्या चाहिए, इन दोनों के बीच का एरिया चाहिए। अब 0 से पाई क्यों बोला, क्योंकि ऐसे तो ये ग्राफ एक दूसरे को इन्फानाइट टाइम इंटरसेक्ट करते रहेंगे, तो हम कहाँ कहाँ निकालेंगे जाके, इसलिए इसने क्या बोल दिया कि भैया बस इतना ही पार्ट चाहिए, हमें आगे पीछे नहीं जाना। तो हमें क्या चाहिए, एक तो हमें ये वाला पार्ट चाहिए और एक हमें ये वाला पार्ट चाहिए। अरे दोनों कर्व्स के बीच वाला पार्ट चाहिए ना, तो दोनों कर्व के बीच में जो एरिया है वो मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपके सामने। तो इसको देखते ही अब आपको समझ में आ रहा है कि अब क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि 0 से पाई में डायरेक्ट कौन ऊपर है कौन नीचे है, एक तो वो पंगा हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं। तो दोनों का सेम पॉइंट कब होता है, वो तो पता ही है ना, पाई/4 पे होता है। ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है यार, इसको तो पूरा पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब अब हमें पता है, अगर हमें पता है कि ये वाला फंक्शन कौन सा है, ये वाला फंक्शन हमारा cos x है, और ये वाला फंक्शन कौन सा है, ये वाला फंक्शन हमारा sin x है। तो अगर हमें देखो यहाँ तो सीधा सीधा ही पता चल गया, तो जब पता ही चल गया तो क्या ही मोड का सपोर्ट लें, तो हम सीधा क्या लिखेंगे कि 0 से पाई/4 में हमें जाना है पहले, इसमें ऊपर कौन है cos x और नीचे कौन है sin x, इसका मतलब cos x में से sin x को घटा देना, ये हो गया इसका काम, ठीक है। फिर अपन गए पाई/4 से आगे, तो पाई/4 से इसमें कौन ऊपर है, sin x ऊपर है और cos x नीचे, तो इसका मतलब पाई/4 से आगे जब आप पाई तक जाओगे तो इसका मतलब sin x ऊपर है, तो sin x माइनस cos x dx, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। चलो हो गया। सो अब इसमें दिक्कत अगर आ रही है, कर्व्स नहीं समझ में आ रहे, तो इंटरसेक्शन पॉइंट तो निकाल लिया ना आपने, बस ठीक है। अब दोनों साइड में ही cos x माइनस sin x लिख देना, बट दोनों को मोड में लिखना। तो मोड लगाने का मतलब ये है कि अब आपको ये नहीं पता एग्जैक्ट क्या हो रहा है, साइन नेगेटिव भी आ सकता है, लेकिन अगर आप परफेक्टली श्योर हो तो उस कंडीशन में मोड का नीड नहीं है, आप सीधा लिखो, आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर सीधा ही निकल के आ जाएगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाला।
ठीक है, चलो और देख लो। मान लीजिए आपको बोला है फाइंड द एरिया lying above the x-axis and included between the circle x square plus y square equal to 8x and parabola y square equal to 4x। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है। तो देखो इसमें वही चीज़ें पहले में समझना है, तो कैसे समझेंगे? तो ये तो सिंपल सी चीज़ है, हम खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। लाइक अगर अपन सर्कल की बात करें तो सर्कल हमें क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 8x इज इक्वल टू 0। यानी सर्कल का सेंटर क्या आने वाला है, तो इसका सेंटर आने वाला है 4,0 और इसका रेडियस क्या आने वाला है, तो अगर इसका रेडियस निकालेंगे तो क्या आएगा, 4 ही आएगा। ठीक है, तो ये पहले अपन ने क्या कर लिया, पहले अपन ने सर्कल के लिए सॉल्व कर लिया। पैराबोला की बात करते हैं, तो पैराबोला में तो हमें क्या दिया है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो यहाँ पे भी दो चीज़ें निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, एक तो इसका वर्टेक्स निकाल लेते हैं। तो इसका वर्टेक्स कितना आएगा, 0 0, और इसमें a का वैल्यू कितना आएगा, तो a का वैल्यू 1 आएगा। ये दो चीज़ें हमने पैराबोला के लिए निकाल ली। देखो वही है कर्व्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप जिस कर्व्स के बीच का एरिया निकाल रहे हो उन कर्व्स का आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत आएगा ही आएगा, नहीं तो सॉल्व कैसे करोगे। अब मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट दे रखे हैं क्या, नहीं दे रखे, अब ये भी लोचा। तो इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं दे रखे तो मुझे क्या करना है, अब इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना है, पहले इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकाल लेना है। तो इसके इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालेंगे, इस वाई स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो ये पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 8x इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x इज इक्वल टू 0, तो यानी x का वैल्यू कितना आएगा, एक बार 0 एक बार 4। ठीक है, बस तो अब x का निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें x के रिस्पेक्ट में सब कुछ सोचना है। अब अपन बनाते हैं स्केच और इसको सोचते हैं। देखो, क्योंकि देखो इतना आपको पता करना ही पड़ेगा, अगर नहीं करोगे तो आप में क्लैरिटी नहीं आने वाली। ठीक है, तो अगर आप सोच रहे हो तो सबसे पहले अपन सर्कल की बात करते हैं। तो सर्कल में ये कितना है, सेंटर इसका 4,0, रेडियस इसका 4 है, मतलब ये क्या कर रहा है, ये वाई एक्सिस को टच कर रहा है। तो इसको अपन जब ड्रॉ करेंगे तो मेरा सर्कल कुछ ऐसा सा बनेगा। मतलब ऑब्वियसली इसका जो भी सेंटर आएगा वो एक्स एक्सिस पे ही तो आएगा, क्योंकि वाई इसका 0 है। तो मैंने ये मेरा सर्कल ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पे मेरा क्या है, यहाँ पे मेरा इसका सेंटर है 4,0। चलो ठीक है, अब मैं किसको ड्रॉ करता हूँ, अब मैं ड्रॉ करता हूँ मेरा पैराबोला। तो पैराबोला क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। ठीक है, इसका वर्टेक्स भी 0 0, मतलब चलेगा भाई, तो ये भी यहीं तक। ठीक है, और यहाँ से अगर x का वैल्यू आपने निकाल लिया है तो y यहाँ रखो, तो y निकाल लो। जब x का वैल्यू 0 रखोगे तो y भी 0 आएगा, और 4 रखोगे तो प्लस माइनस 4 आएगा, तो यही आएगा। इसका मतलब एक तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट 0 0 है, तो एक पॉइंट तो ये आ गया, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना। और दूसरा पॉइंट क्या है, 4,4 है, एक 4,4 है, एक 4,-4 है। मतलब यहाँ से जो आप पैराबोला बनाने वाले हो वो कुछ ऐसा सा बनेगा, ऐसा सा बनेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या समझ में आया कि यहाँ पे एक इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ पे एक इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट अपना 4,4 है, और ये वाला इंटरसेक्शन अपना 4,-4 है। अब अपना स्केच बिल्कुल परफेक्टली तैयार है, अब हमें दिक्कत नहीं है। अब अपन आते हैं मुद्दे पे। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, तो फाइंड द एरिया लाइंग अबव एक्स एक्सिस। इसका मतलब पहली चीज़ इसने क्या बोला है, एक्स एक्सिस ये है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर चलना है, मतलब मुझे यहाँ नीचे नहीं आना। ठीक है, और इंक्लूडेड बिटवीन द सर्कल एंड द पैराबोला, इसका मतलब मुझे ये वाला पार्ट पूछा इसने। ठीक है ना, क्योंकि सबसे पहला काम आपका यही है कि आपको पहले ये समझ में आए ना कि एक्स एक्सिस से ऊपर होना चाहिए। अब कोई गलती से इस वाले एरिया को मत हाईलाइट कर देना, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है।
इसने एक्स एक्सिस से ऊपर बोला है, तो मैं ये लूँ या ये लूँ, ये मुझे पूरा क्वेश्चन बता रहा है कि एक्स एक्सिस के ऊपर चाहिए, तो ये मेरा एक्स एक्सिस बना, इसके मुझे ऊपर जाना है। उसके बाद में पैराबोला भी आना चाहिए और सर्कल भी आना चाहिए। तो ये जो मैंने येलो पार्ट में किया यही मेरा रिक्वायर्ड एरिया है, ये वाला नहीं है। ये वाला क्या है, ये सिर्फ सर्कल और पैराबोला के बीच में, ठीक है, और सर्कल और पैराबोला ही बोलता और कुछ नहीं बोलता, समझना इस चीज़ को। अगर वो ये बोलता ना कि फाइंड द एरिया इंक्लूडेड बिटवीन पैराबोला एंड द सर्कल, तो फिर मुझे ये वाला एरिया निकालना पड़ता है, ये वाला और ये वाला, क्योंकि उसमें एक्स एक्सिस का रोल ही नहीं है, ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ना और ये चीज़ें पता करना कि आपको एरिया सच में निकालना कौन सा है। फिर कई बार बच्चे क्या करते हैं, निकालना कुछ और होता है, निकाल को छोड़ देते हैं। तो अब मुझे क्या समझ में आया कि मुझे ये एरिया निकालना है, तो ये तो भैया दो पार्ट में डिवाइड है। देखो यहाँ से अगर मैं इसको ब्रेक करता हूँ तो ये मेरा सेंटर है, तो ये मेरा क्या है, देखो अगर इसको अब सारे के सारे पॉइंटों पे जजमेंट करो, ये वाला पॉइंट अगर मैं ए मानता हूँ तो ये मुझे पता है 0,0 है, ये मेरा सेंटर है, ये 4,0 है, और इस पॉइंट को अगर मैं बी मानता हूँ तो ये कितना आएगा, ये 8,0 आएगा। रेडियस तो 4 है ना, ठीक है। तो 4 डिस्टेंस यहाँ चले गए, 4 डिस्टेंस यहाँ चले गए। अब जो मेरा एरिया है वो कौन सा वाला एरिया है, मुझे ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला एरिया। तो ये वाला एरिया कितने पार्ट में डिवाइड है, दो पार्ट में डिवाइड है, दिख रहा है। अरे जो आपको एरिया चाहिए अब वो दो पार्ट में डिवाइड हो गए, ठीक है। तो वो दो पार्ट में कैसे डिवाइड हुआ, तो आपका जो रिक्वायर्ड एरिया यहाँ से निकल के आएगा वो क्या है, एक तो 0 से 4 चलना है, तो 0 से 4 में कौन रिस्पॉन्सिबल है, पैराबोला। तो यहाँ पे हमें कौन सा वाला वाई लेना है जहाँ पे पैराबोला आ रहा है, ठीक है। और फिर अपने को चलना है 4 to 8। तो 4 to 8 में कौन रिस्पॉन्सिबल है, 4 to 8 में सर्कल है, तो यहाँ पे कौन सा वाई लेना है जहाँ पे सर्कल आ रहा है। तो पहले ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि अब अपन बिल्कुल परफेक्ट पहुंच गए। अब इसको सॉल्व कर लो। अब सॉल्व करने में देखो क्या है, जब सर्कल ही दे रखा है तो एक मेरे को बात बताओ, सर्कल को भी तुम लोग इंटीग्रेशन से निकालोगे क्या, पागल हो। सर्कल का एरिया नहीं पता तुम्हें क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर। रेडियस आपको नहीं पता इसका कितना है, रेडियस इसका 4 दे ही रखा है, तो ये कितना है, ये 16 पाई है। तो 16 पाई मेरे पूरे सर्कल का एरिया है। इसको गौर से देखो, ये क्या है, ये इसका एक क्वाड्रेंट नहीं है क्या, फोर्थ पार्ट नहीं है, तो मैं इसको डिवाइड बाय 4 करके सीधा ही 4 पाई निकाल लूँ। तो मैं इस पे क्यों इंटीग्रेशन करूँ जब मेरा काम सीधा सीधा हो रहा है। अरे कर दो भले इंटीग्रेशन, उससे भी यही रिजल्ट आएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप ये वाला पार्ट करो तो 4 से 8 में ये मेरा जो सर्कल यहाँ से आ रहा है इसका y इक्वल टू वाला पार्ट ले लेना और उसको सॉल्व कर लेना। बट क्यों चक्कर में पड़ रहे हो, जिन कर्व्स के आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूले आते हैं एरिया के, उसमें काहे को इंटीग्रेशन निकाल रहे हो, क्योंकि वो रिजल्ट खुद इंटीग्रेशन से बने, ठीक है। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे 0 to 4 करना है और मुझे ऊपर वाला पार्ट चाहिए। तो मेरा पैराबोला दे क्या रखा है, मुझे पैराबोला दे रखा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x ना, यही है ना। तो इसका मतलब y का वैल्यू कितना आएगा, प्लस माइनस का 2√x। इसका मतलब आपको ये वाला चाहिए ना, तो ये तो √x प्लस वाला ही है ना, नीचे वाला होता तो माइनस वाला होता। इसका मतलब यहाँ पे मेरे को कितना मिलेगा, 2√x। तो ये मेरा आ जाएगा 2√x dx, और ये तो सर्कल है, सीधा ही 4 पाई निकाल लिया, ठीक है ना। तो इस देखो एरिया अंडर कर्व में सेंस बहुत जरूरी है। तो ये मेरे पास 2 आ गया, बाहर रख लो इसको, और ये कितना आएगा, x⁻² 1/2 यानी 3/2, और 3/2 करोगे तो 2/3 बाहर आ जाएगा, इसको बाहर ले लो। और इसका इंटीग्रेशन आपको करना है 4 to 0, और ये आपका आ गया 4 पाई। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये तो 4/3 आ ही गया, और यहाँ पे 4 रखोगे कितना आएगा, 4 ही आएगा, 0 पे तो 0 आ जाएगा, तो 4 का पावर 3/2 है, तो ये क्या है 4√4, यही है, और प्लस का 4 पाई। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ गया, 4 और 4 16, 16√4/3 प्लस 4 पाई। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो चीज़ें समझ में आ रही हैं, मतलब अगर आपको इस तरह से चीज़ों को डील करना है तो पहले चीज़ों को समझना पड़ेगा। अगर आपने कर्व्स को समझ लिया ना तो आपका काम काफ़ी आसान होने वाला है यहाँ पे, फिर बड़ा मज़ा आता है ऐसे क्वेश्चंस करने में, ठीक है। तो मैंने इसके एक एक स्टेप्स आपको क्लियर कर दिए, होप सो एवरीथिंग इज क्लियर। चलो और देख लो, मान लो आपको दिया है फाइंड एरिया बाउंडेड बिटवीन y is equal to x³ minus x and y is equal to x² plus x। ये दो कर्व्स दे रखे हैं और आपको क्या करना है, इन दोनों कर्व्स का बीच का एरिया निकालना है, ठीक है।
तो पहला काम, कुछ नहीं समझ में आ रहा ना मैं, देखो क्या होता है जब कुछ भी नहीं समझ में आए, क्योंकि ये कर्व्स हैं, इन कर्व्स के बारे में अगर आप आइडिया नहीं लगा पाओ, बस इतना ये कि आप ये तो बता दो कि पैराबोला है, तो इसका आइडिया भी आपको है, क्योंकि आपको y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ आता है ना, y इक्वल टू एक्स क्यूब का, उसी में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आ जाएगा, बट फिर भी थोड़ा और शार्प पहुंचना है तो इंटरसेक्शन पॉइंट के तरीके से सोचो, ये देखो कहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं। तो अगर आपको इसको सोचना है, जैसे पहले मुझे ये दिया गया है, तो ये तो क्यूबिक है, तो इसको सोचने के लिए क्या करो, आप ये करो कि इसमें रूट्स कहाँ कहाँ आएंगे, ये कहाँ ये ऊपर नीचे होगा, तो उसके लिए आप क्या करो, y को 0 रख दो। तो जैसे आप y को 0 रखोगे ये क्या बनेगा, x कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो आपको क्या समझ में आया, x का वैल्यू कितना आ रहा है 0, -1 और 1। इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जो इन 3 पॉइंट पे ऊपर नीचे होने वाले हैं। इतना आपने समझ लिया, ठीक है। और ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, ये तो आपका पैराबोला है, तो इसके रूट भी अपन निकाल ही लेते हैं ना साथ साथ ही, x कॉमन लोगे तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी इसका मतलब ये एक बार 0 और एक बार -1, ये इन दोनों पे आने वाला है। तो हमने दोनों का एक आइडिया ले लिया कि अगर अपन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये इस तरह से बनेंगे। अब देखो, अब अगर इनके अपन रफली, ये देखो मैं रफ स्केच बना रहा हूँ, एग्जैक्ट कुछ नहीं होता, अपन रफ बना रहे हैं, तो हमें अगर इसको जज करना है तो ये 3 पॉइंट मुझे मिले, तो इसका मतलब यहाँ पे मेरा -1 आ रहा है, यहाँ पे मेरा 0 आ रहा है और यहाँ पे मेरा 1 आ रहा है, ये 3 पॉइंट्स आए। अब इस 3 पॉइंट्स में बस आपको एक कर्व बनाना है, तो आप तो इसे ऊपर नीचे कर दो। तो मतलब इसको बनाने के लिए अपन सिंपल से क्या बोलेंगे कि अरे ये 3 पॉइंट किसके पॉइंट है, इसके डिफ्रेंशिएशन करके मैक्सिमम मिनिमम निकाल लेना यार, और कुछ नहीं है इसमें। तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि एक बार कर्व यहाँ पे 0 हुआ, फिर कुछ ऊपर गया होगा, फिर यहाँ पे 0 हुआ, फिर कुछ नीचे आया होगा, ठीक है, और फिर यहाँ पे आया और फिर यहाँ से फिर ऊपर चला गया। एक रफ स्केच बना रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट कुछ नहीं होता। आप इसको अगर एग्जैक्ट चेक करना चाह रहे हो ना, तो आप इसका मैक्सिमम मिनिमा निकाल लेना, तो आपको ये पता चल जाएगा किस पॉइंट पे मैक्सिमा है, किस पॉइंट पे मिनिमा है। तो इसका मतलब यहाँ से मैं आया, फिर यहाँ पे गया और यहाँ पे गया, तो 3 पॉइंट है जहाँ पे मेरे जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो मुझे मिलेंगे। और ये मैंने ऊपर नीचे ग्राफिक, जरूरी नहीं है आप इसे ऊपर नीचे ऐसे भी बना सकते हो, बट इन 3 पॉइंट्स का मतलब ये है कि मेरा फंक्शन 3 बार बदलेगा, और इसका मतलब क्या है, मेरा फंक्शन 2 बार बदलेगा, 0 और -1 पे। तो इसका मतलब ये मेरा 0 और ये मेरा -1 है, तो 0 और -1 पे ही तो बदलेगा। इसका मतलब ये मेरा जो पैराबोला बनेगा, ये मुझे तो पता है क्वाड्रेटी का बनेगा तो पैराबोला ही ना, तो पैराबोला जो बनेगा बस ये इतना बनेगा। तो जो काम आप क्वाड्रेटिक पे करते हो ना, वही हम क्यूबिक पे करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, -1 और -1 से 0 और फिर ऊपर चला गया, बाकी में क्यूबिक में चल ही रहे। अब आपको निकालना क्या है, आपको बोला फाइंड द एरिया बाउंडेड बिटवीन दीज, इनके बीच में जो बाउंड हो रहा है, तो इनके बीच में बाउंड हो रहा है वो वाला एरिया दिख रहा है आपको, एक बार तो ये वाला बाउंड हो रहा है, ठीक है। और एक बार ये पैराबोला है, तो ये देखो ये थोड़ा सा कर्व्स आप देख लीजिएगा, क्योंकि इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से ही हमें ये चीज़ें समझ में आएंगी कि -1 यहाँ पे है, 0 यहाँ पे है। और जब आप इन एक काम और करो, अपन ये देख लेते हैं कि क्या कोई और भी इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है क्या, तो इन दोनों को सॉल्व करो। तो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, x³ माइनस का x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का x। तो यहाँ से क्या बन गया, x³ माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 2x इज इक्वल टू 0। तो x यहाँ से आप कॉमन ले लो, कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। ये मिल गया। अब ये मिल गया, अब मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, उसके बगैर तो मेरा काम ही नहीं होगा। तो इसके आप फैक्टर कर लो। तो एक तो मेरा इनका इंटरसेक्शन कहाँ पे दिख रहा है, देखो एक तो मेरा x इक्वल टू 0 आ ही रहा है, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट तो मुझे दिख गया। अब अगला इंटरसेक्शन इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर करो, तो इसका फैक्टर करोगे तो कितना आएगा, अरे एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस 2 के अगर आप फैक्टर करोगे तो 2 एकम 2, तो एक्स स्क्वायर यानी माइनस का 2x प्लस का x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन लोगे तो x माइनस का 2 आ जाएगा और 1 कॉमन लोगे तो x माइनस का 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब x का वैल्यू कितना आ रहा है, -1 और 2। इसका मतलब ये दोनों के दोनों कर्व 3 जगह इंटरसेक्ट करेंगे, एक बार -1 में करेंगे, एक बार 0 में करेंगे और एक बार 2 में करेंगे। तो इसका मतलब ये कर्व थोड़ा सा मैं सही बना देता हूँ, रुको, क्योंकि 2 वाला पार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये मेरा कर्व जो पैराबोला वाला बनेगा ये कुछ ऐसे जाएगा, एक बार समझाने के लिए बना देता हूँ, ठीक है। और ये वाला जो कर्व बना ये यहाँ से निकलेगा और ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर देगा, ठीक है।
क्योंकि यही तो पॉइंट है मेरा, देखो 0 1 और 2 कहीं यही तो आएगा, तो इसका मतलब ये पॉइंट मेरा यहाँ पे आ गया। अब ठीक है, तो इसका मतलब ये मेरा दूसरा पार्ट आ गया। ये देखो थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा चीज़ों का, ये जो फंक्शंस हैं इनके जब तक आप स्केच नहीं बनाओगे ना तब तक दिक्कत आनी ही आनी है आपको। तो आपको एक रफली आइडिया पता चल गया, क्या पता चल गया कि एक बार -1 से 0 में चलना है और एक बार आपको क्या करना है, एक बार आपको 0 से 2 में चलना है। इतना समझ में आ गया। अब कौन ऊपर कौन नीचे, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आपका कौन ऊपर है, यहाँ पे आपका पॉलिनोमियल फंक्शन ऊपर है और क्वाड्रेटिक नीचे है। अब यहाँ पे कौन है, यहाँ पे आपका क्वाड्रेटिक ऊपर और पॉलिनोमियल नीचे है। तो बस अब इसको अपन इंटीग्रेट कर देते। तो इंटीग्रेट कितने पार्ट में होगा, तो जो भी हमारा एरिया आएगा वो कितना आएगा, एक बार -1 से 0 आएगा, और तो -1 से 0 में ऊपर कौन है, पॉलिनोमियल वाला फंक्शन। तो पॉलिनोमियल क्या है, x³ - x, और उसमें से अपन क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक को घटा देंगे, फिर प्लस दूसरा वाला पार्ट क्या आ रहा है, 0 से 2। तो 0 से 2 में ऊपर कौन आ गया, अब हमारा क्वाड्रेटिक वाला ऊपर आ गया, तो इसका मतलब x² + x में से पॉलिनोमियल को घटा देंगे। दिख रहा है साइन, साइन नहीं दिखे तो देखो मोटा मोटा क्या है, अगर आपको ये नहीं पता चले तो आप इसको सॉल्व करके तीनों इंटरसेक्शन पॉइंट तो निकाल लोगे ना। इसका मतलब एक बार 0 से -1 में इंटरसेक्ट हुआ है और एक बार -1 से 2 में हुआ है। अब आपको पता नहीं चल रहा कौन ऊपर कौन नीचे है, तो आप मोड लगा के सॉल्व कर लो। यार वो चीज़ें तो अपन डिस्कस कर ही चुके हैं। मोड का मीनिंग क्या है, मोड का मीनिंग है मैं समझ नहीं आ रहा कौन ऊपर है कौन नीचे, तो उस कंडीशन में भी आप ऐसा कर सकते हो। देखो शॉर्टकट में मैंने आपको एक शॉर्टकट तो लिखवा दिया साइन और कॉस वाला। अब चलो एक और शॉर्टकट लिखवाता हूँ, ठीक है। और ये शॉर्टकट क्या है तुम खुद भी देख लेना, कोई नई बात नहीं है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व y = log e base x, x = 0 and y = 0 is 1 square unit। तो दिस इज अगेन योर सेकेंड शॉर्टकट। क्या है तो पहले समझा भी देता हूँ, लिखवाने से तो क्या ही होगा, ठीक है। देखो ये काफ़ी बार आ जाता है, तो मैं तो चाहता हूँ जो चीज़ें बार बार आए उनको तो मैं एज रिजल्ट याद कर लो, ताकि जहाँ दिखे वहीं चिपका दे। तो ये क्या बोल रहे हैं समझो इसको, मैं इस एज ए क्वेश्चन ही है, मान लो ये क्वेश्चन है, बस मैं सॉल्व करवा देता हूँ, रिजल्ट आप याद रख लेना। log x का ग्राफ आपको आता है, कोई नई बात नहीं है, तो हम क्या करते हैं पहले log x का ग्राफ बना देते हैं। तो दिस इज योर ग्राफ ऑफ log x। अब इसने पूछा क्या है तो समझ में आ रहा है, अरे ये x एक्सिस है तो ये आपका y = 0, ये y एक्सिस है तो ये x = 0। अब इसने क्या बोला है कि x एक्सिस भी आए, y एक्सिस भी आए और कर्व भी आए, तो कौन सा एरिया पूछ रहे हैं, तो ये वाला एरिया पूछ रहे हैं। पहले एरिया तक तो पहुंच जाओ, उसकी चीज़ें तो बाद में होंगी ना। तो ये मेरा क्या आ गया, ये वाला पार्ट मेरा y = 0 वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट मेरा x = 0 वाला पार्ट है, और ये मेरा कर्व वाला पार्ट है। तो मुझे ये पूछे, बस दैट्स ऑल। अब मुझे ये पूछा है तो मुझे सॉल्व भी तो करना है। तो इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो सिंपल तरीका क्या है, आप देखो सोच के देखो इसको, ये तो बंद ही नहीं हो रहा है नीचे से, तो अगर मैं इसको नीचे बढ़ाया जा रहा हूँ तो ये तो और नीचे आता जा रहा है, बट बंद नहीं हो रहा तो भी कोई टेंशन नहीं है। हम इसको कैसे सोचेंगे, अरे इसको अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो अब आप इसको सोचोगे कैसे, पहले तो मुझे ये बताओ आपके लिए कौन सा स्ट्रिप लेना ज़्यादा आसान है, आप देख लो, मर्जी आपकी है। जैसे इसको अगर आप सॉल्व करना चाहो तो इसमें x एक्सिस भी ले सकते हो, y एक्सिस भी ले सकते हो, इसमें तो दोनों लग जाएंगे, बस लिमिट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो लिमिट पे डिपेंड करता है, तो जैसे ये वाला पॉइंट आपको पता नहीं है कौन सा होता है, अरे ये कहाँ पे आपका 1 अगर मैं यहाँ पे x का वैल्यू e रखूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा मैंने बोला log e x 0 कब होगा, तो आप क्या रखोगे, जब x का वैल्यू 1 रखोगे, तो इसका मतलब दिस पॉइंट इज 1,0, ठीक है। या फिर दूसरा आप कैसे सोचो कि अगर आप इसे y एक्सिस के स्ट्रिप में सोचते हो तो आप यहाँ से चलोगे y एक्सिस में और नीचे कहाँ तक जा रहे हो, -∞ तक जा रहे हो। तो आप इसे ऐसे नहीं सोच सकते कि यार ये जो कर्व है मेरा ये 0 से मतलब -∞ से, नॉट सॉरी, -∞ से 0 में है, तो -∞ से 0 के बीच में मुझे बाउंड करना है, लेकिन मैंने लिमिट ली किसकी है, y की ली है। तो बट आपका फंक्शन क्या है, फंक्शन अब y = अगर आपको यहाँ से log e x दे रखा है तो x = कितना आ जाएगा, e⁻y। इसका मतलब फिर यहाँ पे आप क्या लिख दो, e⁻y dy, ठीक है।
अब इसको कर लो सॉल्व। तो इसको सॉल्व करोगे तो इसका इंटीग्रेशन करोगे, तो ई रेस टू पावर वाई का तो ई रेस टू पावर वाई होता है ना, तो दिस इज जीरो एंड दिस इज माइनस इन्फिनिटी। तो क्या आएगा, ई रेस टू पावर जीरो माइनस ई रेस टू पावर माइनस इन्फिनिटी, यही होगा। तो ई रेस टू पावर जीरो तो वन होता है, और ई रेस टू पावर माइनस इन्फिनिटी यहाँ पे क्या होगा, अरे देखो नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब ये आपका जीरो बन जाएगा, तो आंसर इज वन। ठीक है, तो यही तो मैंने आपको डायरेक्ट लिखवा दिया कि अगर आपको log x दिया है और x इक्वल टू जीरो और y इक्वल टू जीरो के बीच का अगर आपको बोला है एरिया क्या होगा, तो वो एरिया हमेशा कितना होता है, वो एरिया हमेशा 1 स्क्वायर यूनिट होता है। इसको आप अच्छे से याद रख लो, अरे बहुत फ़ायदा है। जैसे चलो एक आया हुआ क्वेश्चन करवाया तो जेई का, अगर तुम्हें ये याद है ना तो अब तुम चुटकियों में इस क्वेश्चन को बता दोगे। कैसे, देखो क्वेश्चन आपको ये पूछा था, फाइंड एरिया बाउंडेड बिटवीन y is equal to log e mod x and y is equal to 0। ये आपसे क्वेश्चन पूछा, ये यही का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो फाइंड द एरिया बाउंडेड बिटवीन y is equal to log e mod x and y equal to 0। तो ठीक है, हमें ट्रांसफॉर्मेशन तो आती है। देखो ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ काम आएगा आपको, अगर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता है ना तो गए तुम काम से। तो log x का अगर अपन ग्राफ बनाएंगे तो log x का ग्राफ तो ऐसे ही बनता है ना, और इस पे x पे मोड लगाया, इसका मतलब जो इधर बना वो इधर हो जाएगा। याद है, ये ग्राफ तो मैंने वहाँ पे भी आपको बताया था। और y इक्वल टू जीरो, तो y इक्वल टू जीरो का मतलब अब आपका ये ग्राफ यहाँ पे बाउंड हो चुका है, तो यहाँ पे यही तो है मेरा y इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे बाउंड हो चुका मतलब मुझे कौन सा वाला एरिया चाहिए, मुझे तो ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला एरिया। तो ये वाला एरिया चाहिए, तो ज़रा सोचो तो सही, अगर मैं सिर्फ इस वाले पार्ट की बात करता हूँ, इस वाले पार्ट की, तो ये तुम्हें पता नहीं है वन होता है, तो इसका मतलब इधर वाला और वन हो जाएगा। इतना ही तो फर्क पड़ना है। तो आपका रिक्वायर्ड एरिया सीधा सीधा आप क्या निकाल सकते हो, 1 + 1 = 2। तो अगर आपको चीज़ें सीधी पता हैं तो आप सीधा सीधा रिजल्ट निकाल सकते हो, इसमें कोई इधर उधर का किंतु परंतु नहीं है, बस सीधा का सीधा थॉट। ठीक है, तो दिस इज अगेन ए वेरी नाइस शॉर्टकट। चलो अब चलो एक आध लोग के क्वेश्चन आपके एग्जाम के आए हुए और करवा देता हूँ। अब उसमें अप्रोच लगेगा लेकिन, है ना। क्वेश्चन दिया आपको, फाइंड area bounded between the curve y is equal to ln x plus e and x is equal to ln 1/y and x axis। ये आपके आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देखो। तो देखो कर्व्स देख लो पहले, तो कर्व्स देखोगे तो चीज़ें खुद ब खुद चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आपको देखो पहले मैं कर्व्स को आसान बना देता हूँ। ये y इज इक्वल टू मुझे log e बेस में x प्लस ई दिया है, तो कोई नहीं, अरे अपने को log x का ग्राफ आता है ना, बस उसको थोड़ा सा क्या करना है, शिफ्ट ही तो करना है, ई पे कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरा में क्या बोला है, ये दूसरा ग्राफ है, ये थोड़ा कुछ ज़्यादा ही अजीब लग रहा है, log e 1/y। तो मुझे बताओ, जब ये y में है तो मैं इसे x में क्यों रखूँ, इसे भी मैं y में बना लेता हूँ। तो ये इधर जाएगा तो ये क्या आएगा, e रेस टू पावर x इज इक्वल टू 1/y। तो इसका मतलब ये y इज इक्वल टू कितना है, ये y इज इक्वल टू e रेस टू पावर माइनस x है। तो बस आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए इसने इस कर्व्स को थोड़ा सा ऐसा लिख दिया कि आपको लगे कि पता नहीं क्या है। अरे हमें तो दोनों फंक्शन सेम में ही चाहिए ना, या तो दोनों x में चाहिए या दोनों y में चाहिए। एक x एक y में कर ले क्या लेंगे, कुछ नहीं करने वाले अपन लोग। तो अब ये ग्राफ थोड़े से विजिबल है, मतलब अब हमें भी समझ आते हैं और हम इनको ड्रॉ कर सकते हैं। और हमने ट्रांसफॉर्मेशन इसीलिए पढ़ी थी ताकि इस तरह के ग्राफ्स को हम इजीली प्लॉट कर सकें। तो देखो, तो सबसे पहले e रेस टू पावर माइनस एक्स, तो e रेस टू पावर x का ऐसा होता है, माइनस एक्स करोगे तो ट्रांसफॉर्म कर दो। ठीक है, तो इसका मतलब e रेस टू पावर माइनस एक्स का ग्राफ अगर मैं बनाऊंगा तो दिस इज लाइक दैट। ये मेरा क्या बनेगा, y इज इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस एक्स का ग्राफ, ये तो बन गया। ठीक है, अब log x का ग्राफ तो आता ही है हमें। अरे सिंपल log x का बनाएंगे तो ऐसा होता है, यहाँ पे उसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आता है, 1,0। अब इसने क्या कर दिया, e और कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये जो ग्राफ है ये e यूनिट में क्या हो जाएगा, ये शिफ्ट हो जाएगा। तो शिफ्ट होगा तो अब जैसे आपको ये वाला ग्राफ बनाना है तो पहले आप चेक कर लो ना कि जब मैं x को 0 रखूँगा तो y कितना आएगा। तो जब मैं x को 0 रखूँगा तो y 1 आएगा, और अगर मैं y को 0 रखूँगा तो x कितना आएगा। तो y को जब मैं 0 रखूँगा तो x कितना आएगा, 1 - e आएगा। दिख रहा है, अरे आपको बस
अरे कर्व का शेप तो आपको पता है यही आएगा, ये आएगा, लेकिन नॉर्मली ये ग्राफ जो होता है ये सिर्फ एक्स एक्सिस को काटता, वाई एक्सिस को नहीं काटता। इसका मतलब ये वाला तो दोनों को काट रहे हैं। तो अब शेप हमारी पता है हमें ऐसी जाने वाली है, बट ये इस पॉइंट से होके जाएगी और इस पॉइंट से होके जाएगी, बस इतना हमें ध्यान रखना है। तो अब इस ग्राफ को अगर अपन बनाएंगे तो थोड़ा सा परफेक्टली बना देते हैं, बस शेप यही आनी है। तो जब शेप यही आनी है तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसा ऐसा नहीं बनेगा कि, चलो मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेता हूँ, कि यहाँ पे एक पॉइंट मेरे पास है, तो वो कितना है, वो है 1 माइनस ई कोमा 0, ठीक है। और देखो ये पॉइंट क्या होता है, अरे ये पॉइंट भी तो आपका यहाँ पे भी तो x 0 होता है, 0,1 ही होता है। इसका मतलब ये इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। मतलब मैं अगर यहाँ से इस ग्राफ को अगर बनाऊंगा तो ये जो ग्राफ का शेप आएगा, ग्राफ का शेप थोड़ी बदलेगा। अरे log x का ग्राफ जैसा होता है वैसा ही बना दो, ऐसे ही तो बनाते हो आप। तो मैंने ऐसे कैसे इसको बना दिया, ये लो, ये कुछ ऐसा ऐसा बना दिया। अब आपको क्या चाहिए, इन दोनों कर्व्स के बीच का एरिया। तो कौन सा है वो इन दोनों कर्व्स के बीच का एरिया, और क्या क्या बोले पूरा पढ़ लो पहले, एंड एक्स एक्सिस भी लिखा हुआ है, ढंग से पढ़ना पहले। देखो इन दोनों के बीच में तो है ही है, साथ में एक्स एक्सिस भी आ गया। अगर एक्स एक्सिस नहीं होता तो मैं कुछ और बात करता, लेकिन मुझे दोनों कर्व्स और एक्स एक्सिस के बीच की बात की है, तो इसका मतलब मेरा रिक्वायर्ड पार्ट कौन सा है, पहले उसको ढूंढो। ये मेरा पार्ट है, इसमें ये एक्स एक्सिस भी आ गया और मेरा यहाँ से सारा पार्ट भी आ गया, ये लो, ठीक है। तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट तो हमने पहले ही निकाल रखा है, ये रहा। यानी इस वाले की बात करते हैं तो यहाँ पे मेरे पास में x का वैल्यू कितना है 0, यहाँ पे x का वैल्यू कितना है 1 माइनस ई। मतलब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करने की सोचूंगा तो 1 माइनस ई से 0 में मेरा ये वाला पार्ट आ जाएगा। और 0 से आगे मैं कहाँ तक जा रहा हूँ, अरे 0 से आगे बंद हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो कहाँ तक जाएगा, तो इन्फिनिटी तक जाएगा। तो 0 से इन्फिनिटी में मेरा ये वाला एरिया आ जाएगा। तो इसमें कौन काम आ रहा है, तो इसमें मेरा लॉग काम आ रहा है। देखो अरे इसमें तो लॉग एक्स प्लस ई है ना, और इसमें कौन काम आ रहा है, तो इसमें मेरा ई रेज़ टू पावर एक्स काम आ रहा है। लो, तो यानी अब देखो स्केच बनाने के बाद में क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाते हैं। तो इस स्केच को बनाने के बाद में अगर मैं इस एरिया को निकालूंगा तो देखो एरिया कैसे निकलेगा, 1 माइनस ई से 0, यही करोगे। तो 1 माइनस ई से 0 में अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या क्या आएगा आपके पास में, आपका लॉग। तो यानी यहाँ पे आप क्या लिखोगे, लॉग x प्लस ई डी एक्स, और प्लस 0 से कहाँ जा रहे हो, इन्फिनिटी जा रहे हो, तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स डी एक्स। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। तो इसको अब आपको सॉल्व करना आता है तो सॉल्व कर लेना। इसमें पहले सब्स्टिट्यूशन करके इस लिमिट को बदल देना, और ये तो सीधा सीधा ही पड़ा है। अरे ई रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, इस पर ज़्यादा मत सोचना। ई रेज़ टू पावर इन्फिनिटी आएगा तो इन्फिनिटी होगा ना, बट ये तो माइनस है, तो टेंशन ना लेना। ये अब इसको सॉल्व कर लेना, आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपका कोई भी पार्ट आता है तो सॉल्व करना इतना टिपिकल नहीं है, आप उन्हें क्या कर सकते हो, इजीली सॉल्व कर सकते हो, फिर कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो और देख लो कुछ क्वेश्चंस। शॉर्टकट मैं बताऊंगा बाद में, बट पहले चलो जो बिना शॉर्टकट होते हैं उनको तो कर लें। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको दिया है फाइंड एरिया enclosed between the curves y is equal to x log x and y is equal to 2x माइनस का 2x स्क्वायर। मान लीजिए आपका क्वेश्चन, ये आपको सॉल्व करना है। तो अगेन इंपॉर्टेंट चीज़ तो बस वही है, थोड़ा सा ग्राफ का आइडिया ले लो, बाकी तो आप खुद ही बना सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इसकी बात करते हैं। तो ये मेरा क्या है, 2x माइनस का 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब इसमें से अगर मैं 2x कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, यहाँ से 2x कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा, और यहाँ से 2x कॉमन ले लिया तो x बचेगा इक्वल टू 0। यानी मेरा x का वैल्यू कितना आ रहा है, 0 और 1 आ रहा है। इतना मुझे समझ आ गया। मतलब ये जो कर्व अगर मैं बनाऊंगा तो ये 0 से 1 के बीच में फ्लक्चुएट होगा। मतलब थोड़ा रफली अगर मैं इसको स्केच बनाऊं तो इतना समझ में आ गया कि यहाँ पे मेरा 0 है और यहाँ पे 1 है, ठीक है। और देखो इसका a क्या है, a नेगेटिव है। तो क्वालिटी के ग्राफ तो आते हैं ना, a नेगेटिव है, इसका मतलब ये ऊपर की तरफ फ्लिप होगा। इसका मतलब ये जो ग्राफ बनेगा ये कुछ ऐसा ऐसा बनेगा,
ठीक है, तो जिस ग्राफ को आप प्रिडिक्ट कर सकते हो पहले उसको बनाओ तो सही। ये आपने निकाल लिया, उसके बाद में अब इसका क्या करें, क्योंकि मैं ये कर्व जान के मैंने ऐसा लिया है क्योंकि इस तरह के कर्व्स एग्जाम में आते हैं ना तो समझ नहीं आते क्या करें। तो अब इसको कैसे ट्रेस करें, तो इसके लिए अपन निकालते हैं मिनिमम मैक्सिमा, क्योंकि और तो कुछ कर नहीं सकते। ये वाला ग्राफ तो मुझे डायरेक्टली पता था तो मैंने सीधा सीधा प्लॉट कर दिया, इसमें अपन लोगों को कहीं कन्फ्यूजन नहीं है। अब अपन दूसरा वाला ग्राफ मुझे दिया गया है y इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स। तो इस x log x के बारे में अपन क्या सोचे, किस तरह से ये सॉल्व होने वाला है। तो अपन क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करके मिनिमम मैक्सिमा निकाल लेते हैं, और तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो जैसे अपन इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स, तो x का 1 करेंगे तो ये log x आ जाएगा, और प्लस log x का करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो dy बाई डी एक्स अगर आप 0 करोगे तो इसका मतलब log x का वैल्यू कितना आएगा, माइनस का 1, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 अपॉन ई। अब 1 अपॉन ई क्या है, मैक्सिमा है मिनिमा, तो उसके लिए अपन इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर अगर अपन करेंगे तो ये कितना आएगा, 1 अपॉन एक्स, और 1 अपॉन एक्स पे ये क्या आ रहा है, ये तो पॉजिटिव आ रहा है। तो सेकंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आता है तो ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट आपका मिनिमा का पॉइंट है। ठीक है, इसका मतलब 1 अपॉन ई इसका मिनिमा वाला पॉइंट मिल गया हमें। अब मिनिमा वाला पॉइंट मिल गया, इसका मतलब अब ये 1 अपॉन ई है कहाँ पे, पहले वो चेक करें। तो 1 अपॉन ई 0 से 1 के तो बीच में ही आता है ना। अरे मैं ये कर्व मैंने जान के लिया है ताकि अगर आपके इस तरह के कर्व्स दिखे तो आप थोड़ा इंस्पेक्ट कर सको। ई मतलब 2.71, तो 1 अपॉन कुछ भी करोगे आएगा तो 0 पॉइंट ई। तो मैं अगर यहाँ पे सिर्फ समझने के लिए मैं बोलता हूँ यहाँ पे मेरा 1 अपॉन ई है, सिर्फ समझने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये पॉइंट मेरा मिनिमम वाला पॉइंट है, तो मिनिमम वाला पॉइंट है, इसका मतलब इतना तो समझ में आता है ना, इससे पहले मेरा ग्राफ घटेगा और फिर मेरा ग्राफ बढ़ेगा। ठीक है, अब बढ़ेगा या इस पॉइंट से जाएगा या नहीं जाएगा, तो दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकालने होंगे। अरे ये जब अपन ने निकाल लिया तो इसके लिए भी अपन चेक कर लें कि अगर मैं x को 0 रख ही नहीं सकता, तो मैं ये बोल रहा हूँ मेरा y 0 होगा। तो y 0 कब होगा, तो अपन पहले ही निकाल चुके हैं 1 बाई ई पे। ठीक है, तो 1 बाई ई पे निकाल चुके हैं। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट देखो, तो जैसे आप इन दोनों को चेक करोगे x log x इज इक्वल टू 2x माइनस का 2x स्क्वायर, तो x से x काट दो तो log x कितना आएगा, log x आएगा 2 माइनस का 2x। ठीक है, अब इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आएगा, अरे x का वैल्यू क्या रख देते, 1 रख देते। तो जैसे आप x का वैल्यू 1 रखोगे दोनों बराबर आ रहे हैं नहीं आ रहे। इसका मतलब ये इतना तो मुझे समझ में आ गया कि ये जो भी मेरे कर्व्स बनेंगे ये यहाँ से होते हुए निकलेंगे, कि इससे पहले ये जाएगा, बट क्या इस पॉइंट से निकलेगा, तो बिल्कुल निकलेगा क्योंकि ये भी इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो मुझे तो बस आइडिया चाहिए था, बस ये मिल गया मुझे। अब उसके आगे ये कहाँ जा रहा है मुझे कोई लेना देना नहीं है, यहाँ किधर जा रहा है मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे ये मिनिमम पॉइंट मिला, इस मिनिमा से पहले ये इंटरसेक्शन पॉइंट अपने को मिल गए, बस अब अपना काम हो गया। अब क्या पूछा है इसने, अब ये पूछा है कि इन दोनों के बीच का एरिया, तो इसका मतलब ये वाला एरिया आपसे पूछा गया। तो इस वाले एरिया को कैसे निकालोगे, तो ऊपर कौन और नीचे कौन, अरे ऊपर आपका पैराबोला और नीचे आपका x log x, तो ऊपर वाले को नीचे में से घटा दो और 0 से 1 में इंटीग्रेट कर दो, बस अपना काम हो गया। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया जो आएगा वो क्या आएगा, 0 से 1, और जो भी मेरा पैराबोला है वो लिखो पहले 2x माइनस का 2x स्क्वायर, और इसमें से क्या करो, इसमें से x log x को घटा दो, एंड दिस इज dx। चलो बस, अब आगे का काम तो आपको आता ही है, आप कर देना। अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या होता है, कर्व को ट्रेस जब तक आप नहीं कर सकते तब तक आप ये कैसे पता चलेगा आप लोगों को कि आपको एरिया जो निकालना है वो किस किस के बीच में निकालना है। तो उसको निकालने के लिए ही मैंने आपको इस चीज़ का आइडिया दिया। ठीक है।